यह चैप्टर थर्ड है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आज। आज का क्लास होगा गांधी युग से रिलेटेड, यानी कि 1919 से लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1942 तक जाएंगे, हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन तक जाएंगे, जरूरत पड़ा तो उससे आगे तक जाएंगे। ये चैप्टर में जितनी बातें हैं सारा करेंगे। क्या क्या है? गांधी युग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज दल, साइमन कमीशन, लाहौर कांग्रेस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, 1935 का भारत सरकार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय स्वायत्तता और भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्लास को शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो परिचय से है। सबसे पहले परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्लास को करने से पहले उस चैप्टर का अगर परिचय जान जाए तो बहुत अच्छी बात है। महात्मा गांधी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहम योगदान रहा महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी 1914 ईस्वी में भारत आने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह एवं शांतिपूर्ण प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा वो ऐसा देश है जहाँ पे सत्याग्रह और शांतिपूर्ण प्रतिरोध के लिए फेमस थे गांधी जी। तो 1914 में भारत आने से पहले वो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में फेमस थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंग भेद की नीति का विरोध करने एवं भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने में वे सफल रहे थे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, भारतीयों के प्रति रंग भेद की नीति के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। गोपाल कृष्ण गोखले जी को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश के हाथों से उचित न्याय मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से सहयोग को वापस लेने का योजना बनाया। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटेन है वो बहुत सारी चीजें इंडियन से करवाया करता था लालच देकर। गांधी जी कहते थे सहयोग करना बंद करो। शीघ्र ही गांधी जी के दृष्टिकोण में परिवर्तन यह हुआ कि गांधी जी का ब्रिटिश सरकार पर विश्वास उठ गया। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने पर बाध्य हो गया। गांधी जी के अंग्रेजों से असहयोग करने के 3 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला था रॉलेट एक्ट, काला कानून के नाम से जाना था, जलियांवाला बाग, उसके बाद खिलाफत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक थे। भारतीय इतिहास में 1919 से लेकर 1947 तक का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ये इतना फेमस थे कि इस समय को ही गांधी युग कहा जाता है। इस युग में गांधी जी की राजनीतिक और भारतीयों के हृदय में छा गए थे। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अमूलचूल परिवर्तन करके इसे बहुत बड़ा जन आधार प्रदान किया था, मतलब बहुत सारे जनता तक ले गया था। ये जो चैप्टर है इसका उद्देश्य समझ लेते हैं पढ़ने समय। पहला है कि 1919 से 1947 का काल वस्तुतः गांधी युग है। भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन के आदेशों एवं मूल्यों से अवगत कराया था इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऐतिहासिक विश्लेषण से विद्यार्थी सही अर्थों में परिचित हो सके और असंख्य लोगों के त्याग व बलिदान और गांधी जी के नेतृत्व में भारत को अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई ये जान सके बच्चे। यानी हम लोग तो शुरुआत करते हैं। गांधी युग, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। खिलाफत क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है? महात्मा गांधी जी अपने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से लेकर 1948 तक छाए रहे। गांधी जी के इस कार्यकाल को गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो ये सब डेट याद रखना है, कब से कब तक है, आसानी से याद रहना चाहिए आपको। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन देगा 1914 से लेकर, तो ध्यान रखना 1914 वाला गलत हो जाएगा। 1919 से स्टार्ट होता है गांधी युग। यहां पे कहा जा रहा है आपको खिलाफत आंदोलन क्या है। आंदोलन की पृष्ठभूमि महात्मा गांधी जी ने भारत की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक भारतीय मतभेद भूलकर एकता स्थापित नहीं करते, भारतीयों को किसी प्रकार के अधिकार व स्वतंत्रता मिलना असंभव है। और ये सही उन्होंने सोचा। जब तक कि आप में एकता नहीं है, कोई भी आपको यही बात बोलेगा कि आप स्वतंत्रता नहीं पा सकते।
आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, गांधी जी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दूरी को समाप्त करना चाहते थे। खिलाफत की समस्या ने उनको यह अवसर प्रदान कर दिया। मैं इस पे बताना चाहता हूं, खिलाफत आंदोलन तुर्की से रिलेटेड है और मुस्लिम के खलीफा से रिलेटेड है। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों के समक्ष यह समस्या थी कि वो अंग्रेजों के साथ दे और जर्मनी का। अब देखिए, अंग्रेज जो था यानी ब्रिटेन था, जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध, और जर्मनी में ही जो तुर्की था जर्मनी की तरफ से था। अब वहाँ पे तुर्की की बात करें, वहाँ पे मुस्लिम का जो खलीफा थे वो रहते थे। तो अब यहाँ मुस्लिम किससे साथ देगा? इस युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। तुर्की किसका? जर्मनी का साथ दे रहा था। यदि वे अंग्रेजों के साथ देते तो उन्हें खलीफा के विरुद्ध लड़ना पड़ता, यदि खलीफा का साथ देते तो अंग्रेजों से लड़ना पड़ता। अतः मुसलमानों के लिए एक गजब की धर्म संकट बन गया था और राजनीतिक निष्ठा का प्रश्न भी आ गया था। अब यही को समझना है कि क्या गेम चला। खिलाफत आंदोलन के नेताओं में प्रमुख मोहम्मद अली और शौकत अली। देखिए, अली बंधु के नाम से फेमस था दो भाई, जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। और कहा जाता है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम मत समझिएगा, ये पहले वाले हैं। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अजमल खां आदि थे। इन नेताओं ने तुर्की का समर्थन किया तो अंग्रेज का विरोध हो गया। अब ब्रिटिश सरकार के सामने यह समस्या थी कि युद्ध में भारतीय मुसलमानों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, गौर से सुनिएगा, लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को एक आश्वासन दिया कि यदि भारतीय मुसलमान ने अंग्रेजों का साथ दिया तो युद्ध के पश्चात अंग्रेज तुर्की की अखंडता को बनाए रखेंगे और धार्मिक स्थलों की रक्षा करेंगे। गौर से सुनिएगा, क्या धोखा दिया गया। तुर्की का हर चीज पर ख्याल रखेंगे, तुर्की मुसलमानों से रिलेटेड था, वहां का खलीफा का सब कुछ बनाए रखेंगे, ऐसा कहा गया। अंग्रेजों के इस आश्वासन के बाद भारतीय मुसलमान ने विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे दिया। अब सुनते रहिएगा। युद्ध के बाद सेवर्स की संधि हुआ, यह पर फोकस करिएगा। तुर्की के युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध का सेवर्स की संधि हुआ। अब सुनिएगा, इसके द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। अब यहाँ पे तो धोखा हो रहा है ना मुसलमान के साथ, तुर्की का विभाजन हुआ। आगे सुनते रहिए खाली। भारतीय मुसलमानों ने जब इस संदर्भ में वायसराय से बात की तो उन्होंने इसका असंतोषजनक उत्तर दे दिया। मतलब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, मतलब जैसे तैसे उत्तर दिया, कुछ भी टरका दिया बात। भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध में संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष को खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब आपको लगता है मुझे अच्छे समझ में आ गया होगा खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919 तक बंबई के प्रमुख व्यापारियों के हाथ में था। आगे सुनते रहिएगा। 21 सितंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस की एक बैठक लखनऊ में बुलाई गई। कहाँ बुलाई गई? लखनऊ में। इस बैठक में 19 अक्टूबर इस बैठक में 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस, गौर से सुनिए, खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय ले लिया गया। कहानी है 21 सितंबर 1900 ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस की एक बैठक लखनऊ में बुलाया गया। उसके बाद 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है ना, तो बाद की बात हुई। आएगा था 1920, यानी एक अगले साल ही लीग का अधिवेशन दिल्ली में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सुनते रहिए, धीरे धीरे आपके माइंड में पूरा बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इसीलिए थ्योरी पढ़ाता हूँ। थ्योरी पढ़ाने से मुझे पता है कि यही बेनिफिट मिलेगा। कल के जब ऑब्जेक्टिव बनेगा तो सारी बात पढ़े रहेंगे, सारी बात क्लियर कट होगा। यानी 90% क्वेश्चन 95% पहले ही बन जाएगा। वही 5% क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड लगाना रहेगा। इसीलिए थ्योरी पर फोकस किया हूँ। बहुत बच्चे नहीं देखते, लेकिन जो देख रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है उनके लाइफ में अमूल चूल परिवर्तन आने वाला है। आगे देखिए, इलाहाबाद, गौर से सुनिए, इलाहाबाद में कांग्रेस और खिलाफत कमेटी के सदस्यों की बैठक हो गई। इस बैठक में खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निश्चय कर लिया गया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर समझाया और कहा कि यहाँ से हिंदू अगर साथ दे दे मुसलमान का तो दोनों एक साथ रहेंगे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। अब इसके पीछे जानिए, खिलाफत आंदोलन की 3 मांगे क्या क्या थी। 3 डिमांड्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। पहला है तुर्की सुल्तान का खलीफा पद यथावत रखा जाए, यानी उसका खलीफा पद खत्म ना किया जाए। दूसरा, जजीरतुल अरब जो मुसलमान का धार्मिक केंद्र था मुस्लिम शासन के अंतर्गत रखा जाए, यानी वहां पे कोई भी क्रिश्चियन या हिंदू या कोई भी वहां शासन न करे। जजीरतुल अरब।
अरब देश की बात हो रही है। आगे सुनिएगा। खिलाफत द्वारा मुस्लिम तीर्थ स्थानों की रक्षा की जाए। खिलाफत द्वारा मुस्लिम तीर्थ स्थानों की रक्षा की जाए। इस आंदोलन के 3 चरण हुए थे। ये तीनों बात माना गया नहीं माना गया, आगे पता चलता रहेगा आपको। गौर से सुनिए। दिसंबर 1919 तक इसमें मौलाना मोहम्मद अली और सही तो है। दिसंबर 1919 तक मौलाना लिख दिया है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। मोहम्मद अली और शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु ने घोषणा की कि मुसलमान रॉलेट एक्ट के विरोधी आंदोलन में सम्मिलित होंगे। और रॉलेट एक्ट वाला विरोध तो चल ही रहा था। इस प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भेजा गया। एक प्रतिनिधिमंडल संपूर्ण भारत में 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मना दिया गया। 23 नवंबर को दिल्ली में खिलाफत की सभा में प्रथम बार असहयोग शब्द का प्रयोग हो गया कि हम सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजों का, क्योंकि वो मेरा सहयोग नहीं कर रहा था, मैं उसका क्यों करूंगा। झूठ बोल रहा है। दिसंबर 1919 से मई 1920 तक आंदोलन व्यापक रूप से फैल गई। इस स्थानों पर प्रदर्शन और सभाएं आयोजित किया गया। अतः 7 मार्च 1920 को गांधी जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में अहिंसात्मक तरीके से 19 मार्च को खिलाफत दिवस मनाया गया 19 मार्च को। इसके बाद ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना था कि अब हम असहयोग करेंगे, अब सहयोग नहीं करेंगे हम ब्रिटिश सरकार का। यह सभी हो रहा है 7 मार्च 2020 को गांधी जी द्वारा। आगे बढ़िए। और 19 मार्च को खिलाफत दिवस भी गांधी जी ने मनाया। दिल्ली की बात हो रही है ये। मई 1920 ईस्वी में अगस्त 1920 ईस्वी तक, यानी मई जून जुलाई अगस्त खिलाफत आंदोलन का तीसरा चरण था। इस समय खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक भाग बन गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि फरवरी 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन से खिलाफत समर्थकों को बहुत निराशा हो गई। असहयोग आंदोलन क्या हुआ 1922 में, गांधी जी वापस लिए। इसके पीछे एक लॉजिक था। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी मारधार एक्शन नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, अहिंसात्मक तरीका से काम करेगा, लेकिन हिंसा हो जाता है। बात समझ में आया। मार्च 1922 के सेंट्रल खिलाफत कमेटी में गांधी जी के निर्णायक आलोचना की गई कि भाई इन्होंने गलती कर दिया। 1922 में तुर्की में खलीफा पद मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तब खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वहां का जो तुर्की का जो खलीफा का पद था वही खत्म हो गया, तो फिर क्या ही खिलाफत आंदोलन चलेगा। बट अंडरस्टैंड हियर, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रतीक का अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र रूप से प्रयोग किया था। मतलब शांतिपूर्ण था, असहयोग करेंगे लेकिन अहिंसा के साथ रहेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। 1920 में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति दी। क्या किया, आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। 1920 में गांधी जी का ब्रिटिश सरकार की अनैतिक अत्याचारपूर्ण नीति का असहयोग करना संभव नहीं था, मतलब सहयोग करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने सरकार से असहयोग करने का निर्णय लिया। इसी वर्ष असहयोग आंदोलन आरंभ भी हुआ। असहयोग आंदोलन के क्या कारण था, रीजन क्या क्या था। पहला था प्रथम विश्व युद्ध। अब इसका पीछे रीजन अभी थोड़ा देर पहले बताया था, थोड़ा अच्छे से इसको क्लियर करिए, क्या क्या प्रॉब्लम दिया था अंग्रेज, झूठा वादा किया था। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि यह युद्ध लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और प्रत्येक देश निर्णय का अधिकार दिलाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। भारत के संबंध में यह घोषणा, गौर से सुनिएगा, भारत के संबंध में यह घोषणा की गई थी कि भारत को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, मतलब कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा छूट दिया जाएगा और स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थाओं का विकास किया जाएगा। इस नाजुक अवसर पर भारतीयों ने इंग्लैंड की तन मन और धन से भरपूर सहयोग किया। इसी खुशी में किया था कि उसको पता चल गया था भारतीयों की कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा और हमको बहुत चीज छूट मिल जाएगा। किंतु युद्ध के बाद सरकार अपने वादे से पूरी मुकर गई। युद्ध के कारण भारत की जनता में स्थिति अत्यंत खराब हो गई। करों से बेतहाशा वृद्धि कर दी गई, क्योंकि अंग्रेज को पैसा खत्म हो चुका था लड़ने में। अब यहाँ से कर और ज्यादा निकालने लगा भारतीयों से। वस्तु का मूल्य बहुत बढ़ा दिया। भारतीय नेताओं और जनता में घोर असंतोष उत्पन्न हो गई। भारतीयों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने विशेष प्रयत्न भी नहीं किया। भारतीय एक तो उसके तरफ से लड़ा भी था। भारतीय में रोष फैलना स्वाभाविक ही था। गांधी जी का विश्वास टूट गया और असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख कारण बन गया कि भाई ये तो अंग्रेज बहुत चतुर निकला, काम निकलवा लिया, कितना सारे भारतीय मर गए इसमें, उसके साथ युद्ध लड़के, और पता चले कि जो हम लोग को वादा किया कुछ भी नहीं पूरा किया, उल्टे हम लोग पर और मूल्य बढ़ा दिया, कर लगा दिया। 1917 का रूसी क्रांति समझिए क्यों इसमें हेल्प किया। भारत पर रूस की साम्यवादी क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया था उस समय। इस क्रांति का स्पष्ट हो गया कि जनता संगठित होकर निरंकुश सत्ता को दूर हटा सकती है।
इस क्रांति ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा दे दी। साम्राज्यवादी शक्तियों की इस क्रांति से डरने लगी और यह सोचने में लगी कि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो उपनिवेशों का उनके हाथों से निकलना आरंभ हो जाएगा। यानी जितना भी देश किसी दूसरे को अपने अंडर में ले रखा था, सब डरने लगा, क्योंकि 1917 के रूसी क्रांति में साफ हुआ था कि रूस क्लियर हुआ गया था, सबको मार धार के हटा दिया था। इस कारण भारत सरकार ने 1919 का अधिनियम पारित किया था। यही डर के कारण 1919 का 17 में ऐसा कांड हुआ, लेकिन जो अंग्रेज था वो डर गया था कि भारतीय भी ऐसा ना करने लगे, इसलिए 1919 का अधिनियम लाया था, जो कि हम पिछले क्लास में देखे थे। इस अधिनियम में बहुत सारा बात चेंज किया गया था। किसको चेंज किया गया था याद होगा आपको? एक सेकेंड। 1892 के अधिनियम के बाद 1909 में अधिनियम आया, और उसके बाद फिर का आ गया 1919 में भी लाया गया था, ताकि बार बार चेंज किया जाता था कि कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए ताकि भारतीयों को लाया जाए। 1919 में तो बहुत कुछ चेंज किया गया था, लेकिन फिर भी भारतीय खुश ना थे। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जाने के एक प्रमुख कारण रॉलेट एक्ट अधिनियम का पारित किया जाना था। इस एक्ट को 21 मार्च 1919 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। शांति काल में ऐसा विधेयक बर्बरतापूर्ण था, कुछ भी नहीं, एकदम शांति चल रहा था सब कुछ, लेकिन एक गजब का नियम लाया था। इस विधेयक का सारे देश में तीव्रता से विरोध किया गया। भारतीय जनता ने इसका काला विधेयक कहा, और पंजाबी ने इसके विषय में लिखा कि यह नौकरशाही का जिसका दिमाग लोगों की स्वतंत्रता देने के निरंकुश अधिकार से फिर गया है, एक निर्लज्ज प्रयास है। मतलब भारतीयों को स्वतंत्र नहीं करना है तो एक बहुत गंदा प्रयास कर रहा है, ऐसा पंजाब में लोगों ने कहा था। इस अधिनियम ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के मोर्चे को अग्नि पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय समाचार पत्रों ने भी इस एक्ट की कटु आलोचना की। गांधी जी ने कहा कि इस विधेयक के विरुद्ध तीव्र आंदोलन करना बहुत जरूरी है। अब इसी के कारण जलियांवाला बाग होगा। आप सुन लीजिए इस चीज को। कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। उस समय जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर कारतूस खत्म होने तक गोलियां चलवाई। सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे गए, और इस घटना के देश भर में क्या हुआ, बहुत बड़ा तीव्रता से फैल गया। कहा जाता है कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग की घटना से झकझोर दिया, और इस कांड ने देश में क्रोध की ज्वाला को जला दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपना नाइटहुड की जो उपाधि था उसको वापस कर दिया अंग्रेजों को। शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद में त्याग पत्र देकर विरोध प्रकट किया। गांधी जी ने डायर के इस नरसंहार के कृत्य से दुखी होकर असहयोग आंदोलन का निश्चय कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक आ जा रहा है खिलाफत आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के प्रति जिस प्रकार नीति अपनाई, उससे भारतीय मुसलमानों को बड़ा आघात पहुंच गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने इस आंदोलन में मुसलमानों के साथ दिया। इस प्रकार इस आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। दोनों को स्पष्ट हो गया कि अब हमको मिलकर ही असहयोग करना जरूरी है। खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने भी कांग्रेस का समर्थन करते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार उपयुक्त सभी कारणों से क्या पता चलता है कि असहयोग आंदोलन हुआ। अब देखिए इस कार्यक्रम कैसे हुआ, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। धीरे धीरे आप थोड़ा देर मुझे दीजिए, मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। आपको बड़ी मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये एकदम सही तरीका है। थ्योरी पढ़ना और अच्छे से पढ़ना और कम समय में ज़्यादा बातें पढ़ना, ये सबसे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सबका कीमती समय है। और आपको मैं इधर उधर की बातें करूँ और आपको समय बर्बाद करूँ, ना 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 बाबू, ये नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अभी समय चल रहा है। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम सबसे पहले कहता है 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुई। असहयोग आंदोलन के उद्देश्य के दो स्वरूप थे, पहला रचनात्मक और दूसरा था नकारात्मक। यहाँ पे एक चीज कह रहा है, पहले इसकी प्राप्ति के लिए तिलक स्वराज कोष के नाम पर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। बात समझ में आई? ऐसी तो असहयोग आंदोलन होगा नहीं, बहुतों लोग इसमें आएंगे, खाना पानी बहुत कुछ करना रहता है इसमें। तो कह रहा है पहले इस प्राप्ति के लिए तिलक स्वराज कोष के नाम पर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया उस जमाने में, जिससे असहयोग कर का व्यय चलाया जा सके। आगे कहता है 1 करोड़ स्वयंसेवक भर्ती किए जाए। 1 करोड़ स्वयंसेवक भर्ती किए जाए जो बहिष्कार आदि कार्य में सहयोग दे, सहायता दे, और 20 लाख चरखे वितरित किए जाए जिससे बेरोजगारों को धंधा मिल सके और स्वदेशी का प्रचार हो सके। देख रहे हैं कितना सोच के उस समय चला था। अब देखिए नकारात्मक कार्यक्रम क्या था। वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार कर देना है कि कोई भी वकील अब न्यायालय में नहीं जाएगा। न्याय के लिए लोक न्यायालय की स्थापना किया जाएगा,
कि लोग खुद आपस में ही कोई चीज़ सलटेंगे। सरकारी और सरकारी मान्यता सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार होगा। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में कोई नहीं जाएगा। विधानसभा प्रांतीय परिषदों की चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। अब चुनाव नहीं होगा। सम्मान और उपाधियों का त्याग कर दिया जाएगा। राजकीय कार्यक्रमों का बहिष्कार होगा। अंग्रेजी माल का बहिष्कार होगा और मादक द्रव्यों का प्रतिबंध लगेगा कि जो भी विदेश से लाके यहाँ पे दारू बेचा जा रहा है, अब नहीं पिएंगे हम लोग। गांधी जी का देशव्यापी दौरा होगा। गांधी जी टूर पूरे अक्रॉस ऑफ द कंट्री। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्वरूप समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया। उन्होंने आंदोलन को अहिंसात्मक बनाए रखने का बहुत जोर दिया। वहाँ जब भी भाषण देते थे तो यही समझाने का प्रयत्न करते, कोई भी मारधार नहीं करना है, बस अंग्रेज को परेशान करना है ताकि वो यहाँ से चला जाए। जनता को समझाया सरकार के पशु बल का सामना हिंसा के आत्मबल से किया जाएगा। स्थान स्थान पर सभाएं हुई। 1921 एक साल बाद 1921 ईस्वी के प्रारंभ से ही असहयोग आंदोलन के कार्य पर अमल आरंभ हो गया। गांधी जी ने कैसर हिंद वापस किया। जुलू युद्ध पदक और ओबर पादक लौटा दिए। बोअर पादक जो था लौटा दिया। 3 चीज उन्होंने लौटाया, कैसर हिंद लौटाया, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक। 3 चीज जो अंग्रेजों ने दिया था गांधी जी को, ये तीनों चीज को उन्होंने रिटर्न किया। सेठ जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। आगे सुनिए। लगभग 90,000 छात्रों ने पहले से ही स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। राष्ट्रीय नेता जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, MR जयकर थे, किचलू थे और वल्लभ भाई पटेल थे, CR गोपालाचारी थे, T प्रकाशन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली आदि ने वकालत के पेशे का बहिष्कार कर दिया। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, जिन्होंने गांधी जी के साथ देशव्यापी दौरा किया, आंदोलन में निश्चित रूप से भाग लिया। हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया है। यही इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी। हिंदू मुस्लिम एकता का एक युग था जिसमें कोई भी हिंदुओं को अलग नहीं कर सकता था। अनेक प्रांतों में, विशेषकर बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा में लोक न्यायालय और न्याय पंचायतों की स्थापना हो गई। इस आंदोलन ने बंगाल, पंजाब और गुजरात में विशेष जोर पकड़ा। कहाँ कहाँ? बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। नया जैसे अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल, जिसे बाद में दिल्ली और स्थानांतरित कर दिया गया। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार स्पष्ट अधिक सफल कार्यक्रम रहा था। विदेशी कपड़ों की होली स्थान स्थान पर जलाई गई। विदेशी कपड़ा डाल दिया था, आग लगा दिया था। बहिष्कार की सफलता इस तथ्य से ज्ञात होता है कि विदेशी कपड़ों का आयात जो 1920 में 102 करोड़ रुपए का था, 1921 में 57 करोड़ रुपए का रह गया। सोचिए 50% लोगों ने कपड़ा नहीं लिया अंग्रेजों का। कितना बड़ी बात है। ये आंदोलन का पावर है। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। चरखे व खादी का खूब प्रचार किया गया। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। तिलक स्वराज फंड में लक्ष्य से भी अधिक 1 करोड़ रुपए प्रति बन गया। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक पढ़ दिया मैंने। इकट्ठे किया गया, 1 करोड़ से ज्यादा आ गया पैसा। लगभग 50 लाख स्वयंसेवक भर्ती हो गए और लाखों चरखे वितरित भी कर दिए गए। वादा से ज्यादा हर काम हो रहा था क्योंकि हर कोई स्वतंत्रता चाहता था। सरकार का दमन, गवर्नमेंट कैसे इसको दबाया उसको देखिए। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने दमन करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम अली बंधुओं को बंदी बनाया गया। 1 नवंबर 1921 में इंग्लैंड के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हो गया। वह जहां भी गए जनता ने हड़ताल करके उनका स्वागत कर दिया। सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए सारे देश में गिरफ्तारियां करने लगा। राजद्रोही सभा कानून लाहौर में लागू किया गया। राजद्रोही सभा कानून जो है लाहौर में लागू किया। पुलिस ने ननका साहब गुरुद्वारे में अचानक गोली चला दी, जिससे 195 व्यक्ति मारे गए। उत्तर प्रदेश में हजारों स्वयंसेवक को जेल में भर दिया गया। आगे कहा जा रहा है कि मारवाड़ में भी पुलिस ने गोली चलाई। बेल्स का राजकुमार नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आए। कहाँ के? बेल्स के। नवंबर 17 को राजकुमार मुंबई में उतरा। उस दिन सारे देश में हड़ताल हुई। राजकुमार की यात्रा को बहिष्कार कर सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, अतः उसने दमन चक्र तेज कर दिया। युवराज ने बंबई पहुंचने पर, आगे सुनिएगा, उपद्रव हुआ। पुलिस ने गोली चलाई, 350 व्यक्ति मारे गए, 400 से अधिक घायल हो गए। ब्रिटिश सरकार ने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को गिरफ्तार कर लिया। वायसराय एवं गांधी जी भी वार्ता में गांधी जी ने मांग की कि सभी बंदी छोड़ दिए जाए, किंतु सरकार अली बंधुओं को छोड़ने को तैयार नहीं हुई, अतः समझौता वार्ता असफल हो गई।
आगे सुनते रहिए अब क्या घटना होने वाला है। अब देखिए सबसे बड़ा घटना क्या हुआ, चौरा चौरी की घटना। कहता दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष में हकीम अजमल खां थे। इसका अध्यक्ष कहाँ पे, अहमदाबाद में हुआ था 1921 में। कांग्रेस का अधिवेशन इनका जो कहा जाता अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां थे। कांग्रेस ने आंदोलन को तब तक जारी रखने का फैसला किया जब तक पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार नहीं हो जाता है और स्वराज प्राप्त नहीं होता। आगे सुनिएगा, बारडोली में गांधी जी ने सामूहिक सत्याग्रह का आह्वान किया, परंतु इसकी समय एक दुर्घटना ने सारी योजना पर पानी फेर दिया। क्या हुआ, 5 फरवरी 1921 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान में कांग्रेस का एक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर गोली चलाई। इस पर जुलूस अनियंत्रित हो गया और उसने पुलिस चौकी को घेर कर आग लगा दी। 22 सिपाही मारे गए उसके अंदर, जो पुलिस वाले थे। आगे कहा जा रहा है, गांधी जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने विश्वास हो गया कि अभी जनता अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार नहीं था। उनके परामर्श पर 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस का कार्य समिति ने आंदोलन स्थगित कर दिया। आगे कहता है 10 मार्च 1922 गांधी जी को आपत्तिजनक लेख लिखने के आरोप में सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उनको 4 वर्ष का सजा दी गई, परंतु उन्हें 2 वर्ष के अंदर ही रिहा कर दिया गया क्योंकि स्थिति इस बाहर का सही नहीं था। गांधी जी को पकड़ना बहुत जरूरी था उस समय। गांधी जी पकड़ाए तो माहौल शांत हो गया तुरंत। गांधी जी मेन लीड कर रहे थे ना। आंदोलन स्थगन की आलोचना। आगे कहता है, आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर था, अचानक उसके स्थगित कर देने से राष्ट्रवादी नेता बड़े निराश हो गए। यद्यपि गांधी जी के आदेश का पालन हुआ, परंतु देश के अनेक नेताओं ने गांधी जी का विरोध कर दिया। जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि ने बंदीगृह से ही स्थगन का विरोध किया कि ये गलत कर दिया गांधी जी ने। एक वर्ग ऐसा था जिसने गांधी जी का आलोचना की थी। उसका कहना था कि हिंसा घटना के आधार पर एक देशव्यापी जन आंदोलन को स्थगित करना उचित नहीं है, गलत किया है गांधी जी ने। आगे सुनते रहिए। अब आगे कहता है आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। कांग्रेस का आंदोलन शिक्षित वर्ग तक सीमित न रहकर किसान तक, मजदूर तक और आम जनता तक पहुंच गया। जनता निडर हो गई। सरकार की आलोचना तथा जेल जाना एक आम बात हो गई। जनता ने पहली बार सरकार से जन आंदोलन के माध्यम से संघर्ष किया। इससे भारतीयों का आत्मविश्वास बहुत तेज हो गया, जागृत भी हुआ। उत्तर भारतीयों का ब्रिटिश प्रशासन तंत्र पर विश्वास उठ गया। ये बेनिफिट ये सब होते हैं, बहुत तरह का बेनिफिट होता है ना इन क्रांति से। स्वदेशी आंदोलन विशेष रूप से चरखे खादी ने आत्मनिर्भर बनाना बहुत तेज हो गया। संवैधानिक उपायों की रूढ़िवादिता समाप्त हो गई और जनता संघर्ष के लिए तैयार हो गया। आगे कहता है, कांग्रेस संपूर्ण देश की पार्टी बन गई। कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था बहुत और निष्ठा बहुत बढ़ गई। कांग्रेस एक क्रांतिकारी पार्टी बन गई। आगे कहता है, जनता का उद्देश्य ही स्वतंत्रता प्राप्त करना बन गया। एक सेकंड दीजिए मुझे। आगे कहा जाता है, राष्ट्रवाद के प्रसार के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी संस्था और हिंदी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी। कितना बेनिफिट हुआ है आंदोलन से, बहुत कुछ हुआ। स्वराज दल, स्वराज दल क्या है इसको समझिए, इसका भूमिका समझिए और आगे समझेंगे इस चीज को। कहा जाता है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देने तथा सरकार द्वारा गांधी जी के गिरफ्तार कर लेने से 1922 में कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई। कांग्रेस की अधिकांश नेता जेल में थे। कांग्रेस के पास भविष्य के कार्यक्रम की कोई निश्चित रूपरेखा ही नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने कुछ नेताओं को मुक्त कर दिया था। उनका यह दायित्व था कि वे भविष्य के लिए कार्यक्रम तैयार करें और उसे आगे बढ़ाए। इस नेताओं ने प्रमुख पंडित, गौर से सुनिए, पंडित मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन से, राजगोपालाचारी थे, अब्दुल कलाम आजाद थे और जवाहरलाल नेहरू थे। बाप बेटा मिलकर कमाल कर रहे थे। ये सारे नेता बाहर आए। अब सुनिए आगे क्या घटना हुआ। स्वराज दल की स्थापना कर दिया गया। क्यों हुआ वो सब चीज़ समझ में अभी आएगा धीरे धीरे। आपको थोड़ा देर दीजिए मुझे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो मैं इंटरटेनमेंट नहीं करा रहा हूँ। अगर फिर भी सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप में बहुत बड़ा क्वालिटी है। आप समझ रहे हैं कि कंटेंट में कितना पावर है। मेरे में पावर ना है दोस्त, मैं तो ये पढ़ के थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बातें समझा रहा हूँ आपको, मुझे पता है। लेकिन ये जो चीज़ अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको शायद पता नहीं कितनी बड़ी बात पढ़ रहे हैं। फुल डिटेल थ्योरी पढ़ने के बाद आप इस चीज़ का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सारा कुछ याद करवाऊंगा, घबराए नहीं। कह रहा है, दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। कहाँ पे हुआ? गया में। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में परिषदों में प्रवेश करने के जोरदार वकालत की। उनका कहना था कि अब तक हमने परिषदों का बाहर से बहिष्कार किया है, उससे उसका प्रतिष्ठा का धक्का पहुंचा, किंतु अब हमें उनमें प्रवेश करके भीतर तक छीन भिन करना चाहिए। इस अधिवेशन ने इस प्रश्न पर गंभीर विवाद हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने चित्तरंजन के दृष्टिकोण का समर्थन किया, किंतु राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि ने उसका विरोध किया, क्योंकि ये सब गांधी जी के पक्षधर थे। कांग्रेस में फूट पड़ गई। चित्तरंजन दास ने
कांग्रेस की अध्यक्षा से त्याग पत्र दे दिया। आगे सुनते रहिएगा। आगे कहता है, इसके तुरंत बाद चित्तरंजन दास और उनके समर्थकों ने एक नया दल बनाया जिसका नाम स्वराज दल रखा। चित्तरंजन दास जी इस दल के नेता और मोतीलाल नेहरू सचिव बने और अनेक बड़े नेता भी इस दल में शामिल हो गए। समझ रहे हैं ना, कोई नहीं रुकने वाला था उस समय। मान के चलिए कुछ लोग रुकना भी चाह रहे थे, लेकिन स्थिति ऐसा भयावह था कि नहीं, अब मुझे स्वराज दल बनाएंगे और तब अंग्रेजों का वो करेंगे। शामिल हो गए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। पार्टी के अन्य नेताओं ने बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर भारत में जोरदार प्रचार प्रारंभ कर दिया। मार्च 1923 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित भी किया गया। स्वराज पार्टी की सफलता ने कांग्रेस के दूसरे पक्ष में जो परिवर्तन विरोधी कहलाने लगा था, खलबली मचा दी। 15 दिसंबर 1923 को, मतलब साल भर भी नहीं हुआ, 15 सितंबर 1923 को दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। उन्होंने परिषदों में प्रवेश के विचार का समर्थन किया, किंतु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई। वे 2 वर्ष जेल की सजा काटने के बाद रिहा होकर आए थे। उनके प्रभाव के फलस्वरूप कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि यद्यपि कांग्रेस असहयोग के सिद्धांत पर अटल और यद्यपि जो कांग्रेस के सदस्य विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते वे वोट देने और चुनाव, आगे सुनिए, तथा वे चुनाव में खड़े होने के लिए स्वतंत्र है और कांग्रेस परिषदों में प्रवेश के विरुद्ध प्रचार का स्थगित करती है। कांग्रेस के फूट इस प्रकार टल गई कांग्रेस की फूट इस प्रकार टल गई। फरवरी 1924 को, एक साल बीत चुका है, फरवरी 1924 को गांधी जी को स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने कांग्रेस की एकता को बनाए रखने के लिए स्वराज्यों के कार्यक्रम को गांधी दास समझौता के अंतर्गत स्वीकार प्रदान की गई, यद्यपि मन से वे उसके पक्ष में नहीं थे। मतलब गांधी जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी नहीं चाहते थे गांधी जी की 2 दल बना रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी के साथ मिल गए। स्वराज दल एवं चुनाव, कहा जाता है विधान परिषदों के चुनाव नवंबर 1923 में होने वाली थी। किसका? विधान परिषद का चुनाव नवंबर 1923 में होने वाली थी। स्वराज दल ने अक्टूबर में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आगे कहता है, इसमें कहा गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में काम करेगी और अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांतों पर अटल रहेगी। उसने यह भी घोषणा की कि दल विधानसभा परिषदों में प्रवेश करके वहां से असहयोग आंदोलन चलाएगी। इसके लिए कार्य करना असंभव बना देगी। चुनाव में स्वराज दल को बड़ी सफलता मिल गई। ठीक है, स्वराज दल को। आगे कहता है, बंगाल और मध्य प्रांत में प्रांतीय विधान मंडलों में उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। अन्य प्रांतों में यद्यपि स्वराज दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वे सबसे बड़े विरोधी के रूप में सामने आ गए। सोचिए कितना तेजी से यह दल आगे बढ़ा था, बड़े बड़े नेताओं ने बनाया था ना। केंद्रीय विधानसभा 105 निर्वाचित सदस्य थे। केंद्रीय विधानसभा में कितना? 105 निर्वाचित सदस्य थे। स्वराज दल के 58 सीटें मिल गई थी। सभा में एक अन्य समूह में 24 सदस्य थे। उनका नेता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, मुस्लिम वाला। यह समूह को निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कहा गया था। आगे कहा जा रहा है, स्वराज दल के कार्य एवं उपलब्धियां। पहला कथा, केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल ने जिन्ना के स्वतंत्र दल के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी बनाकर एक संयुक्त कार्यक्रम भी निर्धारित कर लिया। राष्ट्रीय पार्टी ने सरकार के समक्ष राष्ट्रीय मांगे प्रस्तुत की और सरकारी कार्य अडगने डालने की मतलब नीति अपनाई ली। कुछ समय बाद जिन्ना के स्वतंत्र दल ने स्वराज दल की नीतियों के समर्थन करना बंद कर दिया। इसके बावजूद स्वराज पार्टी को कई उपलब्धियां प्राप्त हुई। जिन्ना अलग हो गए धीरे धीरे, लालच आ जाता है ना मन में, बस वही बात थी। आगे कहा जा रहा, केंद्रीय विधानमंडल में कार्य क्या क्या था। फरवरी 1924 में स्वराज पार्टी ने नेता मोतीलाल नेहरू ने विधानसभा में पहले से विचाराधीन एक प्रस्ताव में संशोधन करके देश में पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू किया जाए। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने की मांग की गई। कई दिनों के बाद विवाद के बाद यह संशोधन पारित भी हो गया। मार्च 1924 में केंद्रीय विधानमंडल में अनुदान के कुछ मांगों को रद्द कर दिया गया। फरवरी के बाद मार्च की यह बात थी। आगे कहा जा रहा है कि सितंबर 1924 में ली गई रिपोर्ट को स्वीकार करने का प्रस्ताव गृह सदस्यों ने रखा। मोतीलाल नेहरू जी ने इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ यह संशोधन प्रस्तुत किया कि लोक सेवाओं के भर्ती इंग्लैंड में न हो तथा यह शक्ति भारत मंत्री से लेकर भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकार को सौंप दी जाए। मतलब भारत में भी अब लोक सेवा आयोग बनेंगे, IAS IPS जिसको बोलते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो। विधानमंडल में मोतीलाल नेहरू का यह संशोधन विधान मंडल में स्वीकृत भी कर लिया गया। आगे कहता है, स्वराजवादियों ने केंद्रीय परिषद यानी 1924-25 और 1926-27
ईस्वी तक के बजट की मांग को प्रत्येक वर्ष अस्वीकार कर उसका विरोध करता रहा। बजट कम है ऐसा कहा जाता था। प्रांतों में कार्य यानी वर्क्स इन द प्रोविंसेस। प्रांत मध्य प्रांत में स्वराज दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बाद भी मंत्रिमंडल नहीं बनाया और गवर्नर द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया। स्वराज दल ने वित्त विधेयक को भी अस्वीकार किया। बंगाल में स्वराज दल ने सबसे बड़ा दल होने के बावजूद मंत्रिमंडल नहीं बनाया। दल ने पंजाब के सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराने का प्रस्ताव रखा कि ये काम करो तब मैं अपना दल बनाऊंगा। आगे सुनते रहिए ना क्या क्या कांड हुआ है। स्वराज दल का पतन एवं मूल्यांकन। अब क्यों स्वराज दल नीचे गिरा उसको समझिए। 16 जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। अब मेन हीरो था वही मर गया। आगे कहता है कलहग्रस्त स्वराज दल को चित्तरंजन दास की मृत्यु की गहरी चोट पहुंची तथा शीघ्र ही उसका पतन होने लगा। यद्यपि पंडित नेहरू ने स्वराज दल को संभालने की कोशिश की किंतु सदस्यों ने सरकारी सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति अपने मुंह को रोकने के कारण वे प्रयत्न में सफल हो गए। मतलब जो भी लोग था जो साथ दे रहा था वो लालची हो गया क्योंकि सरकार बहुत सारा उस समय लालच दे रहा था। वो लोग उस सरकार की तरफ से काम करने लग गया। मतलब आंदोलन को स्थगित कर दिया धीरे धीरे। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल के नेताओं ने सरकारी पदों को स्वीकार भी कर लिया। एसपी तंबो ने कार्यकारी परिषद में मंत्री परिषद को स्वीकार कर लिया। अब देखिए एक धोखा दिया ना एसपी तंबो। आगे सुनिए। 1926 में चुनावों में मद्रास के अतिरिक्त सभी स्थानों पर स्वराज दल की हार हो गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अनुसार स्वराज दल की अवरोध नीति बेकार और अर्थहीन था। उपयुक्त आलोचना न्यायपूर्ण नहीं थी। स्वराज वासियों ने उस समय देश को जागृत रखा जब असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने से लोगों के मन में निराशा भर गई थी। यानी इन्होंने कहा कि जब स्वराज दल जो था जब असहयोग आंदोलन जब रुका था तो लोग को लग रहा था कि अब भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन जब गांधी जी ने रोक दिया था उस समय बहुत हेल्प मिला स्वराज दल के द्वारा लोगों को। स्वराजवादियों ने यह प्रमाणित कर दिखाया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित 1919 का अधिनियम दोषपूर्ण था। स्वराजवादियों ने कार्यों एवं परिणामों के फलस्वरूप सरकार को साइमन कमीशन की नियुक्ति व गोलमेज सम्मेलन तथा कुछ समय पश्चात द्वैत शासन को समाप्त कर पूर्ण स्वराज देने के लिए विवश होना पड़ा। साइमन कमीशन क्या है उसको समझिए। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को तत्कालिक वायसराय जो कि लॉर्ड इरविन थे ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम की धारा 84 क के अंतर्गत भारतीय विधान कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। इस धारा के अनुसार प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करने का प्रावधान था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी ही करने का निर्णय किया। आगे कहता है समय पूर्व कमीशन की नियुक्ति का राजनीतिक कारण था। असल में 1929 में होना था क्योंकि 1919 से 1929 होता 10 साल पे, लेकिन 2 साल पहले ही कर रहा था। उसके पीछे लॉजिक समझिए। अब साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण रीजन्स। पहला है इंग्लैंड में आम चुनाव होने वाले थे, लेबर पार्टी के जीतने की आशा थी। आगे कहा जाता है तत्कालीन टोरी सरकार यह नहीं चाहती थी कि इस आयोग की नियुक्ति मजदूर दल के द्वारा की जाए क्योंकि मजदूर दल की सहानुभूति भारत के साथ हो जाएगी। आगे कहता है भारतीय 1919 के भारतीय सुधार अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे और सुधारों की मांग कर रहे थे क्योंकि 1919 वाला जो सुधार अधिनियम आया था वो सही नहीं था, भारतीय उससे खुश नहीं थे। आगे कहा जा रहा है कि 1926 से कब से 1926 से देश सांप्रदायिक उपद्रवों के कारण अशांत था। सरकार इस स्थिति में राजनीतिक लाभ उठाना चाहती थी। आगे कहता है असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात गांधी जी का प्रभाव कम हो गया और स्वराज की मांग कमजोर पड़ गई थी। आगे कहता है सरकार द्वैत शासन प्रणाली के दोष को दूर करना चाहती थी, परंतु सरकार कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन का इच्छुक नहीं थी, कुछ नया नहीं करना चाहती थी। आगे कह रहा है कि 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कर दिया। कब? 8 नवंबर 1927। इस कमीशन के नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे। उन्होंने इस के नाम से इस साइमन कमीशन रखा गया। सर जॉन साइमन कर रहे थे। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जिसमें सभी ब्रिटिश सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं थे। इस कारण भारतीयों ने इसे अपना घोर अपमान समझा। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन के उद्देश्यों की भी आलोचना हुई क्योंकि उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी कि भारत में उत्तरदायी शासन किस मात्रा तक स्थापित किया जाए। मतलब भारत में शासन चलाना है लेकिन भारतीय नहीं है उसमें, इसीलिए भारतीय इससे बहुत दुखी थे। भारतीयों को आशा था कि भारतीयों को इसमें रखा जाएगा।
आगे कहा जा रहा है 1927 ईस्वी के महाल अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किया गया। कांग्रेस ने इस संबंध में 3 कार्य निश्चित कर लिया। पहला, जिन दिन कमीशन भारत की भूमि पर पैर रखेंगे उसी दिन से उसके विरोध में देश में सारे सामूहिक प्रदर्शन किए जाएंगे। विधायकीय कमीशन को सहयोग देने के लिए कोई समितियां नियुक्त ना करे और ना ही जांच कार्य में कोई सहायता करे कि वो क्या जांच करने आया है। कुछ भी पूछे तो उसको नहीं बताना है। कमीशन के व्यय के लिए अनुदान की मांग को स्वीकृत कर देना है और कमीशन के सदस्यों को सामाजिक बहिष्कार भी करना है। तो ये 3 तरह की बात हुआ। आगे सुनिए। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। 30 दिन पूरे भारत में हड़ताल हुई। बंबई में कम्युनिस्टों ने कमीशन के विरोध हड़ताल आयोजित किया। मद्रास में पुलिस ने गोलियां चलाई। कमीशन मुंबई में सीधी दिल्ली आया। यहीं भी साइमन वापस जाओ के नारा स्वागत हुआ। कहाँ पे? दिल्ली में क्या स्वागत हो रहा था? साइमन वापस जाओ का नारा। लाहौर में लाला, यहाँ सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बड़ा भारी जन समूह प्रदर्शन किया एकत्र हुआ था। पुलिस ने भीड़ पर लाठी चलाई। लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। इसी के 2 सप्ताह के बाद उनकी असामयिक दुखद मृत्यु हो गई। मतलब लाला लाजपत राय मर गए। अब सुनिए क्या घटना होगा, ये बहुत बड़ा ये कारण बनेगा। कहा जाता लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए। इसके 2 सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके पूरे देश में एक शोक का लहर फैल गया। मृत्यु के पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था, गौर से सुनिएगा, मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील प्रमाणित होगा। मतलब उनको जितना लाठी मारा जा रहा है उतना कील उनके कफन पे लगेगा। ताबूत जो होता है ना उसके ऊपर, मुस्लिम लोग का ताबूत के ऊपर। अब गौर से सुनिए इससे क्या बेनिफिट हुआ। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले अत्यंत पिटाई की, जिससे पंडित नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत भी थे। किंतु सरकार के इस दमन की भारतवासियों भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि उनको आदत हो चुका था असहयोग आंदोलन के समय से। लखनऊ में ही एक भोज में साइमन कमीशन को आमंत्रित किया गया। भोज के समय अचानक सैकड़ों काली पतंगे और गुब्बारे आकाश में दिखे। भारतवासियों का है साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, ऐसे नारा लगने लगे थे। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में साइमन कमीशन विरोध हुआ। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 से 31 मार्च, फरवरी से मार्च 1928 तक भारत में रहा। इस दौरान भारत में जहां भी उसके सदस्य गए उनका विरोध होता रहा। समस्त विरोधियों के बाद भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और मई 1930 में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट के प्रमुख प्रस्ताव गौर से सुन लीजिए क्या क्या था। मई में प्रकाशित कर दिया। सबसे पहले था द्वैत शासन की समाप्ति होगी। आगे था प्रांतों में स्वायत्तता शासन की स्थापना होगा। प्रांतीय गवर्नरों को विशेषाधिकार दिया जाएगा। केंद्र में संघीय शासन की स्थापना की संभावना और जातीय प्रतिनिधित्व पूर्वोत्तर रहेगी। सेना का भारतीयकरण अवश्य होगा। बर्मा को भारत से व सिंध को मुंबई प्रांत से पृथक किया जाएगा। सिंध को मुंबई से अलग किया जाएगा, बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा। अब इवोल्यूशन करते हैं कि आखिर इसमें क्या सही क्या गलत हुआ। आपने उतना देर पढ़ा ना। चलिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज का कहीं भी उल्लेख नहीं था। केंद्र में औपनिवेशिक स्वराज समझ रहे हैं, समझ में आएगा, थोड़ा देर रुकिए। केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना का सिफारिश नहीं की गई थी। इससे सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन से देश में पैदा हुए परिवर्तन और जनता के अभिलाषाओं का आकांक्षाओं का पूर्ण उपेक्षा हो गया। कमीशन की रिपोर्ट देश भर में कटु आलोचना हो गया और शिव स्वामी अय्यर ने कहा साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा, समझिए जरा। देखिए असल में क्या हुआ कि भारतीय क्या चाहते थे, हमारा स्वराज मिले, मतलब हम लोग ही अब शासन करेंगे। आप व्यापार कर रहे थे वहां तक सीमित है, लेकिन क्या मजबूरन हो गया, भारतीयों को कुछ यहाँ पे हाथ लगा नहीं और उसने गजब गजब का रिपोर्ट दिया। अभी ऊपर में पढ़ के भी सुनाया आपको। अब इसीलिए बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें कही। कमीशन की रिपोर्ट में मुसलमानों के विशेष अधिकारों के संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार भारत के विभाजन का आधार प्रस्तुत कर दिया और उसने ऐसा कहानी रच दिया जिससे भारत 2 भागों में बटेगा, ऐसा खेला कर दिया। 1935 का अधिनियम बताते समय इसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई। गौर से सुनिए, 1935 का अधिनियम बनाते समय इसकी सिफारिश को स्वीकार किया गया था। आपको पता है, आगे आएगा 1935 का कहानी और वो मैटर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट क्या है? भारत में साइमन कमीशन के विरोध हो रहे प्रदर्शनों का ध्यान रखते हुए भारत सचिव लॉर्ड बेकरन हैंड ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि वे विभिन्न दलों और संप्रदायों की सहमति से एक संविधान तैयार कर सके तो इंग्लैंड सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। मतलब समझ रहे हैं,
एक संविधान बनाओ और अंग्रेज को दो, अंग्रेज को अच्छा लगेगा तो उस पर विचार करेगा। कांग्रेस इस चुनौती का सामना करने का निश्चय किया और उसने कहा जा रहा है इस हेतु 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इसके पश्चात 19 मई 1928 को बंबई में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक भी हुआ। इस बैठक में 9 व्यक्ति की एक कमेटी बनाई गई। श्री मोतीलाल नेहरू जी इस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। सुनते रहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। कमेटी के अन्य सदस्य के सर तेज बहादुर स्प्रू थे, सर अली इमाम, श्री M.N.S. वने, श्री कुरैशी, श्री R. प्रधान, जयकर, N.M. जोशी, सरदार मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस थे। इतने सारे कमेटी के लोग थे। इस समिति को जुलाई 1928 से पहले ही इस कार्य को पूर्ण करने को कहा गया। पंडित नेहरू इस कमेटी के अध्यक्ष थे, अतः इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। रिपोर्ट के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। क्या क्या था उसको पढ़िए और समझने का कोशिश किए इन लोगों ने कैसा रिपोर्ट बनाया। पहला, रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, यह ध्यान रखिएगा। अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेट्स को भविष्य की नहीं अपितु तत्कालिक आवश्यकता कहा गया। केंद्र एवं प्रांतों के लिए पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापना की मांग की गई। रिपोर्ट ने केंद्र और प्रांतों के शक्तियों के विभाजन की योजना बनाई तथा अवशेष शक्तियों केंद्रीय सरकार को देने की सलाह दी गई। यानी कि केंद्र और प्रांत में अलग अलग शक्ति का विभाजन होगा, लेकिन कुछ खास चीज का जो पावर रहेगा वो केंद्र को रहेगा। आगे कहता है, रिपोर्ट में अल्पसंख्यक दलों के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति का सलाह दिया गया, अलग अलग नहीं, एक साथ निर्वाचन। नए प्रांतों के निर्माण की रिपोर्ट में सिफारिश की गई। आगे कहता है, रिपोर्ट में नागरिकों के सैनिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, उन्हें कानून के रूप दिया जाना चाहिए था। आगे कहता है, संसद सर्वोपरि होगी, उससे 2 सदन होंगे, एक सीनेट होगा, एक प्रतिनिधि सभा होगी। अभी लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं, पहले उस समय ये नाम रखा गया था नेहरू रिपोर्ट में। औपनिवेशिक स्वराज के बाद केंद्रीय सरकार को देशी रियासतों के ऊपर वही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो पहले ब्रिटिश सरकार के थे। भविष्य की कार्यपालिका शक्ति इंग्लैंड के सम्राट के पास रहेगी। गवर्नर जनरल उसके प्रतिनिधि के रूप में संवैधानिक प्रमुख की तरह कार्य करेगा। गवर्नर जनरल ऊपर में बैठा रहेगा। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। आगे कहता है, प्रतिनिधि सभा का सेना के बजट पर बहस करने एवं मत देने का अधिकार भी होगा। अब आगे सुनिए, अब मूल्यांकन करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, क्या सही क्या गलत। कहता है, GR प्रधान के शब्दों में कहा जाए, यह शक्तिशाली अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक वर्गों का उचित हितों में समन्वय करने का एक सर्वश्रेष्ठ योजना बनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट का भारतीय संविधान इतिहास के विशेष महत्व है। आज भी यह भारतीय उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन ने भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने में 2 वर्ष का समय लगेगा। मोतीलाल नेहरू व उसके साथियों ने वही कार्य 2 माह में भी कम समय में करके दिखा दिया। इसी कारण अनेक इतिहासकारों ने नेहरू रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहा। सोच के देखिए कितना कम समय दिया गया, फिर भी इतना बेहतरीन रिपोर्ट बनाकर दिया था उसने। नेहरू रिपोर्ट की न केवल अंग्रेज सरकार बल्कि अनेक दलों का सांप्रदायिकों ने इसका स्वागत भी किया। फिर से सुनिए, नेहरू रिपोर्ट की न केवल अंग्रेज सरकार बल्कि अनेक दलों व संप्रदायों ने इसका स्वागत नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके विरोध किया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी। KS मुंशी के शब्दों में मौलिक अधिकारों, न्यायपालिका आदि अध्यायों से स्पष्ट है कि नेहरू रिपोर्ट अत्यधिक महत्व की थी। अब कहता है, लाहौर कांग्रेस क्या है, समझने का प्रयत्न किया जाए। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू थे, जो एक युवा नेता थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इस सम्मेलन में 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण देते हुए पंडित नेहरू ने घोषणा की, हमारे सामने एक ही ध्येय है और एक ही पूर्ण स्वाधीनता, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने आह्वान किया, विदेशी शासन से अपने देश को मुक्ति करने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है। कॉमरेड, आप लोग और देश के सभी लोग इसके हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित है। उन्होंने अहिंसा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की तथा अल्पसंख्यक जाति, देशी राज्यों, किसानों, मजदूरों, कौंसिलों के बहिष्कार, कांग्रेस संगठन के सुव्यवस्थित रूप देने के संबंध में विचार व्यक्त किया। ये पंडित नेहरू के शब्द थे। अब यहाँ सुनिए, पूर्ण स्वाधीनता की मांग यानी डिमांड्स फॉर ऑल इंडिपेंडेंस,
मतलब फुल इंडिपेंडेंस। पहला कहता है लाहौर अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वाधीनता से संबंधित था। प्रस्ताव में कहा गया स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होता है, न कि किसी के अंडर में रह के। आगे कहा जा रहा है कांग्रेस ने पूर्वी अफ्रीका के भारतीय जिन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को बनाए रखा तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू को जिन्होंने वहां जाकर कार्य किया बधाई दी। आगे कहता है ब्रिटिश सरकार ने अनेक प्रवासी भारतीयों को भारत आने की अनुमति नहीं दी। उनके प्रति कांग्रेस से निंदा का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने देश पर लादे जाने वाले आर्थिक भार की आलोचना की। इस सम्मेलन में गांधी जी ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखा था। गांधी जी ने क्या कहा उसको समझिए जरा। कांग्रेस घोषणा करती है कि इसके संविधान की धारा 1 में दिए गए स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है। यह भी घोषणा की जाती है कि नेहरू समिति के रिपोर्ट की समस्त योजना अब समाप्त हो गई है। कांग्रेस आशा करती है कि इसके समस्त सदस्य अब अपना सारा ध्यान भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में लगा देंगे। कांग्रेस निश्चय करती है कि सरकार द्वारा निर्मित केंद्रीय और प्रांतीय सभाओं और समितियों में जिसमें गोलमेज सम्मेलन भी बहिष्कार किया जाएगा। कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिकार देती है। जब वह भी उचित समझे सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम शुरू कर दे। इसमें करों की अदायगी न करना भी शामिल है। ये सारी बातें इसमें शामिल था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी बात कह दिया गया। यहाँ पे आगे चलेगा 31 दिसंबर 1929 ठीक है को ठीक 12 बजे आधी रात को रावी नदी के तट पर कांग्रेस अध्यक्ष ने एक विशाल जनसमूह के समक्ष पूर्ण स्वाधीनता का प्रतीक तिरंगा ध्वज लहरा दिया। 1930 ईस्वी को वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में स्मरणीय वर्ष था। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाया जाए। बात समझ में आ रही है। 31 दिसंबर 1929 ये लाइन फिर से पढ़िए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये लाइन पढ़िए 31 दिसंबर 1929 को ठीक 12 बजे आधी रात्रि को रावी नदी भी ध्यान रखिएगा के तट पर कांग्रेस अध्यक्ष ने एक विशाल जनसमूह का समक्ष पूर्ण स्वाधीनता प्रतीक तिरंगा लहराया था और कहा गया 1930 ईस्वी का वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास में स्मरणीय वर्ष है। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने घोषणा किया कि 26 जनवरी को 1930 को देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। आगे सुनते रहिएगा। 25 जनवरी को वायसराय ने लाहौर अधिवेशन पारित प्रस्तावों को मानने और अर्थात पूर्ण स्वाधीनता की मांग को अस्वीकार कर दिया कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा। अतः 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वाधीनता दिवस अपूर्व उत्साह के साथ मनाया गया, मतलब खुशी नहीं हुआ उतना। इसी समय एक प्रतिज्ञा पत्र भी तैयार किया गया जिसमें कहा गया था कि भारत में अंग्रेजी सरकार ने केवल देश की प्रजा के पराधीन ही नहीं बनाया है वरन इसका आधार ही भारत का शोषण है। अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेजों से संबंधित विच्छेद करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग प्रस्तुत कर दिया गया कि हाँ भाई अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ये क्या कह रहा है कि 1930 ईस्वी की लाहौर अधिवेशन ने गांधी जी को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला सकते हैं। वो थोड़ा देर पहले हम लोग देख ही लिए। अब इसका कारण क्या था? सबसे पहला कारण था गांधी जी द्वारा 1920 से असहयोग आंदोलन स्थगित करने के समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बन गई थी। आंदोलन के स्थगन के बाद अनेक देशभक्त पुनः आंदोलन की मांग चला रहे थे। सरकार की दमन नीतियों के भारतीयों का असंतोष बढ़ता जा रहा था। देश की आर्थिक दशा 1930 में अत्यंत खराब थी। विश्वव्यापी भयंकर मंदी एवं भारत के कृषि व्यापार उद्योग सभी नष्ट हो गए थे। बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग में व्यापक असंतोष भर चुका था। आगे कहा जा रहा है नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया। वह स्वराज देने के लिए किसी प्रकार के तैयार नहीं थे। कांग्रेस अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित कर चुकी थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण भी हिंसा बढ़ती जा रही थी। सरकार के दमन से हिंसा बढ़ रही थी। गांधी जी ने अहिंसा रोकने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। गांधी जी ने 30 जनवरी 1930 को, गौर से सुनिए, लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत कर दिया। घोषित किया कि इस मांग को पूर्ण न किया जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होगा। और सबको पता था कि वो मांग तो मांगने का नहीं। क्या था उसको पढ़िए, गौर से एकदम पढ़िएगा। सबसे पहला मांग था भू राजस्व 50% कम कर दिया जाए जितना लिया जा रहा है लोगों से। पूर्ण नशाबंदी लागू किया जाए। मुद्रा विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेश की जाए। मालगुजारी कम की जाए। नमक कर समाप्त कर दिया जाए। सैनिक व्यय से कम 50% कमी की जाए। विदेशी कपड़े की आयात पर पृथक कर लगाया जाए।
प्रशासन व्यय में कमी की जाए और अधिकारियों के वेतन को कम से कम आधे कर दिया जाए। इतना ज़्यादा वेतन दिया जाता था अंग्रेजी अधिकारी सबको। आगे किया जा रहा है, प्रशासकीय व्यय में कमी की जाए और अधिकारियों के वेतन में कम से कम कर दिया जाए। आगे कहता है तटीय व्यापार संरक्षण कानून पास किया जाए। आगे कहता है हत्या या हत्या के प्रयास को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। गुप्तचर विभाग बंद हो या उन पर नियंत्रण स्थापित की जाए। कितना बेहतरीन बात सब रखा गया, आगे सुनते रहिए। वायसराय ने ये सभी मांगे अस्वीकार कर दी। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा। उन्होंने अंग्रेजी शासन को एक अभिशाप घोषित किया और गोलमेज सम्मेलन की निंदा कर दी। उन्होंने आगे लिखा कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन भारत के लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक शोषण कर रही है। अतः ऐसे शासन को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश सरकार 11 सूत्री मांगों को स्वीकार कर लेती तो वे आंदोलन नहीं करेंगे, अन्यथा वह नमक कानून तोड़कर सविनय आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। अब देखते रहिए क्या क्या गांधी जी खेला कर रहे हैं। वायसराय इरविन ने कांग्रेस का विरोध किया और कहा कि इससे सार्वजनिक शांति को खतरा उत्पन्न होगा। अब गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ करना निश्चय कर लिया। सविनय आंदोलन का आरंभ हो गया। अब चलिए भाई, अब देखते चलिए सबसे पहला कैसे आरंभ हुआ। कहा जाता है दांडी यात्रा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय आंदोलन आरंभ करने का निश्चय कर लिया। गांधी जी ने 79 अनुयायियों कार्यकर्ताओं के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुंचने की योजना बनाई। वल्लभ भाई पटेल पहले ही गांवों में पहुंच चुके थे। सरकार ने मार्च के प्रथम सप्ताह में वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर 4 माह की सजा दे दी। इस घटना से लोगों में रोष उग्र हो गया, क्योंकि वो भी बहुत फेमस उस समय के नेता थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साथियों के साथ 200 मील दूर पैदल यात्रा पर निकले। यह दांडी यात्रा ऐतिहासिक घटना हो गई। ताराचंद ने लिखा कि यह एक ऐसा प्रयास था जो मानव इतिहास में बेजोड़ था। राष्ट्रीय आंदोलन ने इस अनूठे पहल से जन समूह में गांधी जी का अद्भुत स्वागत किया गया। गांधी जी की जय नारों का उद्घोष किया गया। रास्ते में गांधी जी के उपदेशों का प्रस्ताव होकर कितने लोग कांग्रेस के सदस्य बन गए। वह सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र देने लगे। 24 दिन में यात्रा पूरी करके महात्मा गांधी ने उनके सहयोगी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को प्रातः काल में गांधी जी समुद्र तट पर पहुंचे तो सरोजिनी नायडू ने उनका स्वागत करते हुए कहा, विधि भंजक, कानून तोड़ने वाला, तुम्हारा स्वागत है। क्या बात है। आगे कहा जा रहा है, गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक उठाकर कानून तोड़ा। ठीक है, सारे देश के समक्ष उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पहला, गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों को दुकानों पर धरना देना चाहिए। विदेशी वस्त्रों का जलाया जाए। सरकार को कर न दिया जाए। छात्र सरकारी विद्यालयों व कर्मचारी दफ्तर को छोड़ दे। ये रहा सीन, ये उसी समय का सीन है। आगे आइए, दांडी यात्रा का सीन था। आगे इस चीज को पढ़ा जाए, लिखा आंदोलन का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ द मूवमेंट। सारे देश में आंदोलन फैल गया। नमक कानून जगह जगह तोड़ा गया। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में तंजौर के समुद्र तट पर नमक यात्रा किया। पूरे देश में विदेशी वस्त्रों और माल का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर महिलाओं ने धरना दे दिया। मजदूरों, किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों में बहिष्कार कर आंदोलन का सशक्त बनाया रखा। आगे सुनते रहिए। मैं थक गया यार बोलते बोलते। कितना देर हुआ है? लगातार 58 मिनट बोलने में थक गया। कोई नहीं, आगे अभी मैं चलूंगा। आप मेरे साथ हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। और ये सेशन, कहा जाता है ना कि जो अच्छा नहीं लगता है वो अच्छा करेला कड़वा होता है, लेकिन सबको पता है करेला कितना बेनिफिशियल होता है। बस वही बात है। ये बहुत आपको कड़वा लग रहा होगा, लेकिन ये जो चीज़ देगा शायद ही कोई वीडियो देता हो। मिलियन में व्यू जाने वाला वीडियो भी इतना चीज़ नहीं देगा। ये जो कंटेंट है, जिन्होंने भी बनाया उनका तहे दिल से धन्यवाद। मैं तो बस आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ। जिन्होंने बनाया बहुत बेहतरीन बनाया है। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं जरा पानी पी लूँ एक घूंट। जी हाँ, शुरुआत। कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम सीमा पर लाल कुर्ती दल ने कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। आगे कहा जा रहा है नेताओं की गिरफ्तारी के लिए
बख्तबंद गाड़ियां भेजी गई जिन्हें जनता ने अग्नि को समर्पित कर दिया, मतलब जला दिया। अतः जनता की पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। उल्लेखनीय है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में पठानों ने मतलब सबने अवज्ञा आंदोलन ऐसी स्थिति में भाग लिया था जबकि भारत में अन्य मुसलमान इसके सहयोगी न थे। मुसलमान इसमें भाग नहीं ले रहा था। पश्चिमी सीमा प्रांत में स्थित स्थिति को देखते हुए वहां 18 बी रॉयल गढ़वाल राइफल भेजा गया, किंतु 25 अप्रैल 1930 को पेशावर की निहत्थी जनता पर गोली चलाने के आदेश को चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सेना ने मना कर दिया। मतलब भारतीयों पर गोली चलवाना था लेकिन सेना ने मना कर दिया। इन देश प्रेमी सिपाहियों को कड़ी सजा दी गई कि तुमने गोली क्यों नहीं चलाया। आगे सुनते रहिएगा। सरकार का दमन चक्र, कैसे उसने इसको दबाया। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने अपना दमन चक्र चलाना शुरू किया। कांग्रेस के प्रमुख नेता को गिरफ्तार करके सबसे पहले जेल में डाला। आंदोलन ने शीघ्र इतनी भीषण और व्यापक रूप धारण कर लिया कि अंग्रेज सरकार भौचक्का रह गई। इसका दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पुलिस ने स्थान स्थान पर प्रदर्शनकारियों को लाठी या गोलियां चला दी। पंजाब, यूपी, बंगाल में आंदोलन अत्यंत तीव्र हो गया। सोलापुर में मजदूरों व पुलिसों के बीच भीषण संघर्ष हुआ जिसमें सैकड़ों मजदूर घायल हुए। इस दौरान 1 लाख व्यक्तियों को जेलों में ठूसा गया। कितना? 1 लाख व्यक्ति को जेल में डाल दिया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद क्या बोला जाता है, धरासाना में सरोजिनी नायडू व इमाम साहब के नेतृत्व में आंदोलन होता रहा। गांधी जी के पुत्र मनीलाल गांधी भी थे। बंबई में भारी प्रदर्शन और हड़तालें हुई। दिल्ली और कलकत्ता में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के मध्य टकराव हुआ। शराब की दुकानें जला दी गई। सरकारी भवनों पर आक्रमण किए गए। उनके स्थानों पर हिंसा हुई। सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया कि कांग्रेस एकदम सही नहीं है। कांग्रेस ऐसा कर रहा है देश में। भारत का कोई भी ऐसा प्रांत नहीं था जहां इस आंदोलन का प्रभाव न पड़ा होगा। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हो गया। इस आंदोलन ने भारतीय कम्युनिस्ट दल के महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने एक आम राजनीतिक हड़ताल आयोजित की गई। मजदूरों एवं किन्नरों का भी इस आंदोलन में सराहनीय आंदोलन रहा, मतलब योगदान रहा। इस आंदोलन को एक अन्य विशेषता यह भी थी कि इसमें महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका भाग लिया। गौर से सुने, प्रोफेसर अयोध्या सिंह ने लिखा है, घोर दमन के बावजूद जन आंदोलन के व्यापक और उग्रता को देखकर एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शिविर में और दूसरी तरफ भारतीयों के निहत्थी स्वार्थियों के शिविर में घबराहट फैल गई। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों ने कोई भाग नहीं लिया। दांडी यात्रा की उल्लेखनीय महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस घटना के चलते महात्मा गांधी दुनिया के नजर में आ गए। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही गांधी जी के असहयोग हुआ था। अब वो उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा। अंग्रेज को यह एहसास हो चुका था नमक कानून के समय ही कि अब उसको नहीं ज़्यादा दिन यहाँ मिलेगा। गोलमेज सम्मेलन के बारे में अब बात करते हैं। पहला है गांधी इरविन समझौता। यहाँ पे कहा जा रहा है सबने, एक सेकेंड, क्लिक गलत हो गया है, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। कहा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन जब पूरी तेजी पर था। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ जो बिना निर्णय के 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया। लेकिन इसमें यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ने भाग लेने से कोई संवैधानिक निर्णय नहीं लिया जा सकता है। मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो कुछ भी संवैधानिक निर्णय नहीं हो पा रहा है। आगे कहता है लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया और गांधी जी और अन्य नेताओं को छोड़ दिया। गांधी जी भी लॉर्ड इरविन से संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना चाहते थे। अंत में 5 मार्च 1931 को समझौता हो गया। गांधी जी ने सविनय आंदोलन स्थगित करना स्वीकार कर लिया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को स्वीकारी दे दी कि मैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा। और कब स्थगित हुआ? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931। अब क्या था समझौते वाला बात, उसको समझिए जरा। समझौते की प्रमुख शर्तें, पहला, सरकार सभी अध्यादेशों और चालू मुकदमों को वापस ले लेगी। सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहाई देगी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था तथा जब्त की गई संपत्ति उसके मालिकों को वापस दे देगी। विदेशी कपड़ा, शराब, अफीम और दुकानों पर सरकार शांतिपूर्ण धरना करने देगी और समुद्र तट पर रहने वालों को बिना कर दिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। अब देखिए कितना चीज मानता है। आगे कहा जा रहा है गांधी जी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देगी। वह पुलिस से जत्थियों की जांच की मांग नहीं करेंगे। कांग्रेस से सभी बहिष्कार बंद कर देगी। कांग्रेस किसी चीज का बहिष्कार नहीं करेंगे। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेगी।
अब समझौता में क्या हुआ उसको समझिए, एनालिसिस चलते हैं, करते हैं। इस समझौते से नर्म प्रवृत्ति से नेता संतुष्ट थे, जो भी नरम प्रवृत्ति वाले थे वो संतुष्ट हो गए। गर्म प्रवृत्ति के नेता असंतुष्ट थे, गर्म दल वाले। इस समझौते के द्वारा कांग्रेस ने जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था उसकी आपूर्ति नहीं हो पाई। यहाँ तक कि नमक कर भी हटाया नहीं गया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों की नज़र में यह भारतीय राष्ट्रवाद के ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समक्ष समर्पण था, मतलब घुटना टेक देना अंग्रेजों के सामने। युवा वर्ग इसीलिए खुश नहीं थे। गांधी जी ने सरदार भगत सिंह और उनके दो साथियों की फांसी की सजा माफ करने के लिए इस शर्त में कुछ भी नहीं लिखा था। लाला लाजपत राय जी को जब लाठी से मार दिया गया था और भगत सिंह इसी चक्कर में बदला लिए थे। आगे कहा जाता है गांधी इरविन समझौते की पुष्टि एक मत से करने के लिए कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, परंतु समझौते की पुष्टि एक मत में नहीं हो सकी। निसंदेह नेहरू जी व सुभाष चंद्र बोस ने इस समय खुलकर विरोध न करके अपनी राजनीतिक परिपक्वता और दूरदर्शिता को प्रदर्शित किया, अन्यथा कांग्रेस की विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। मतलब ये लोग समझते थे, लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया, दोनों ने, सुभाष चंद्र बोस हो या जवाहरलाल नेहरू हो। आगे कहा जा रहा है, इस समझौते से यद्यपि ब्रिटिश सरकार को ही ज़्यादा लाभ हुआ, किंतु उसके कारण वायसराय को इंग्लैंड से आलोचना की गई। यह राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति की विजय थी, जिसने उस समय सरकार को कांग्रेस के समाप्ति करने पर तुली थी, कांग्रेस के नेता के साथ समानता का व्यवहार करने के लिए विवश किया। आगे सुनते रहिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अब बात करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हो गया। कब? 7 सितंबर 1931 को। इसके आरंभ होने से पहले राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी परिवर्तित हो चुकी थी। नए भारत सचिव सर सेमुएल होर अनुदार थे। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक विलिंगटन बनाए गए थे। वह गांधी इरविन समझौते से सहमत नहीं थे, अतः वह भारत आते ही उसने इसका उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया तथा उद्देश्य कांग्रेस को शक्ति को कुचलना था। मतलब वो आते ही कांग्रेस के शक्ति को कुचलना चाह रहे थे। अभी तो गड़बड़ बात था ना। गांधी इरविन समझौते में वायसराय वेलिंगटन को रुचि नहीं थी। गांधी सम्मेलन प्रारंभ होने से 5 दिन बाद 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे। आगे कहता है, गांधी जी इंग्लैंड में अपनी विशिष्ट वेशभूषा में मिलते थे। इंग्लैंड की जनता उनसे बहुत प्रभावित थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लगभग 3 सप्ताह तक चलती रही। गांधी जी ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस को संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्था बताया। गांधी जी ने इस सम्मेलन को सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए सराहनीय प्रयास किया, किंतु अंग्रेजों की सांप्रदायिकता बढ़ाने की चालों को आगे सफलता नहीं मिल सकी। मुस्लिम लीग के अतिरिक्त अन्य वर्ग, हरिजन हो गया, हिंदू महासभा हो गया, सिख आदि राष्ट्रीय हितों पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। इस समय भारत के कुछ भागों में बिगड़ती स्थिति का खबर सुनकर गांधी जी दिसंबर 1931 को भारत वापस आ गए। अब आगे क्या हुआ उसको समझिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय चरण 1932 से अब 34 चलेगा। गांधी जी के भारत लौटने से पहले ब्रिटिश सरकार ने गांधी इरविन समझौते को एक प्रकार रद्द करते हुए दमन कार्य प्रारंभ कर चुका था। अप्रैल 1931 में लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन वायसराय नियुक्त हो गए थे। उसने भारत में आते ही कांग्रेस को कुचलना प्रारंभ कर चुका था। संयुक्त प्रांत में सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और अब्दुल गफ्फार खान को बंदी बना लिया गया था। बंगाल, संयुक्त प्रांत और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में दमनकारी आदेश चालू कर चुका था। आगे कहता है, गांधी जी ने वायसराय के साथ पत्र व्यवहार किया। आगे कहता है, 4 जनवरी 1932 तक चला। उन्होंने वायसराय से मिलने की आज्ञा मांगी, किंतु परिणाम नहीं मिला। 4 फरवरी 1932 को सरकार ने कई अध्यादेश और इमरजेंसी पावर्स ऑर्डिनेंस आदि पारित किया। कांग्रेस के सभी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कांग्रेस के नेता हजारों कार्यकर्ता जेलों में डाले गए, अतः उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी किया। गांधी जी वल्लभ भाई पटेल पहले ही दिन पकड़ लिए गए। जवाहरलाल नेहरू पहले से ही जेल थे। पहले ही दिन बंगाल में 272 संस्थाएं गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि ये सभी संस्थाएं गैर कानूनी है। आगे सुनते रहिए। अब कहा जा रहा है, आंदोलन के कार्य। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्य क्या थे? पहला है पुलिस के आदेशों और निषेधाज्ञाओं के विरुद्ध धरना करना और जुलूस निकालना। ये सब गड़बड़ काम है, ऐसा माना जाता है। अगला कहता है, अंग्रेजी माल बैंकों, सीमा कंपनियों आदि का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन करना, लगान न देना, नमक बनाना, ये सभी गड़बड़ था अंग्रेजों के लिए। ये सब कार्य था
आंदोलन का। देश के कुछ भागों में आंदोलन के उग्र रूप धारण कर लिया। बम्बई में व्यवसायियों ने बहिष्कार किया। संयुक्त प्रांत के अनेक जिलों में लगान बंदी आलोचना चलाया गया। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रांत में वन कानून व्यापक रूप से तोड़े गए। सरकार का दमन एवं अत्याचार, क्या क्या किया उसको समझते रहिए आप, सोच के दंग रह जाएंगे आप। ब्रिटिश सरकार के अत्याचार पहले से भी अधिक बर्बरतापूर्ण हो गया। लगभग 1,20,000 सत्याग्रही जेलों में ठूंस दिए गए। कई जगह गोलियां चलाई गई। खेतों में पट्टेदारों की जमीन हड़प ली गई और उन्हें नंगा करके कोरे से पीटे गए। बिजली के करंट लगाया गया। जेलों में बंदियों को अमानवीय मतलब यातनाएं दिया गया। उन्हें बंद अंधेरी कोठरियों, हथकड़ी और बेड़ी लगाकर डाल दिया गया। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को भी पीटा। 100 से अधिक प्रेसों तथा समाचार पत्रों को जमानतें मांगी गई। सोचिए, सब कुछ बंद करने का प्रयास किया गया। आगे था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी द्वारा सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में अनशन किए जाने पर पूना समझौता के बाद हरिजन द्वारा कार्यों के प्रचार के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन में शिथिलता आ गई। आगे कहा जा रहा है कि भारत सचिव सैमुअल होर ने भारतीयों को समस्या का विचार करने के लिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें सरकार के समर्थक 46 सदस्यों का आमंत्रित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस का अधिकांश नेता जेल में थे, अतः कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को भी इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। इस सम्मेलन में प्रथम व द्वितीय सम्मेलनों के प्रस्तावों के अंतिम रूप दिया गया। अब क्या हुआ उसको समझिए। मार्च 1933 में सरकार ने श्वेत पत्र की घोषणा की, जिसमें 1935 के अधिनियम, जो 1935 में पारित हुआ, के रूपरेखा प्रस्तुत की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने इस श्वेत पत्र को अस्वीकार कर दिया, कहा कि मुझे नहीं ऐसे श्वेत पत्र चाहिए। आगे कहा जाता सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत। आगे कहता है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल ने अपने सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा कर दी और हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। गांधी जी इसके विरोध में थे। 20 सितंबर को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, किंतु पूना में एक समझौता हुआ। अब हिंदुओं को संशोधित रूप से संयुक्त निर्वाचन का संवैधानिक स्वीकृति कर दिया गया। आगे कहा जा रहा है कि 8 मई 1935 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए 12 दिन का उपवास प्रारंभ किया। सरकार ने उस दिन उन्हें रिहा कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले तो स्थगित किया गया, फिर कुछ महीने के उपरांत उसे पूर्ण समाप्त कर दिया गया। अंत में 1934 के आरंभ में उसका अंत भी हो गया। क्या परिणाम हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन को, उसको समझिए। यद्यपि सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल रहा, किंतु इसके दूरगामी प्रभाव हुए। इस आंदोलन में पहली बार बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया, जिसमें मजदूरों, किसानों को लेकर उच्च वर्गीय लोग भी शामिल हुए। आंदोलनकारियों की विशेषता यह थी कि सरकार के समस्त अत्याचारों के बाद भी अहिंसा को नहीं त्यागा गया। किसानों ने अपने स्थानों पर लगान देना बंद कर दिया। इसमें ब्रिटिश सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ने लगा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार पूर्ण रूप से सफल रहा। मुंबई में अंग्रेज व्यापारियों को 16 मिलें बंद हो गई। बड़े बड़े मिल थे वो सारे बंद हो गए। इस आंदोलन ने कांग्रेस की कमजोरियों को भी स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस के पास आर्थिक कार्यक्रम न होने के कारण वह भारतीय जनता के रोष का पूर्णतया उपयोग न कर सका। बहुत सारी भी बातें हैं। कितने पेज पर पहुंचे हैं? 106। कोई नहीं, सारे चीज़ कंप्लीट करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। लंबा वीडियो होगा, कोई मुझे इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ठान लिया हूं कि 1950 तक आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। उसके बाद मैं सारे ऑब्जेक्टिव लाऊंगा ढेर सारा, क्योंकि ये 7 से 8 नंबर का मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा के तब जाके मैं अदर चैप्टर पे चलूंगा। अभी भी जीएस में और भी चैप्टर मुझे पढ़ाना है, और भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, लेकिन ये कराने के बाद करेंट अफेयर्स कराऊंगा। पहले इसको अच्छे से ऑब्जेक्टिव, इसके बाद लाऊंगा ढेर सारा 500 प्लस ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। मात्र 1857 मुझे एक वीडियो में पहले कवर करना है, उसके बाद। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, उबाऊ लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, आप सुनते रहे, बस सुनते रहे, बहुत कुछ हासिल होगा। शायद ही यूट्यूब पर इतना डिटेल में इतने बेहतरीन तरीका से कहीं भी है। ये मुझे जहाँ से भी मिला है, मुझे बड़ी खुशी है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम तथा प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि सही से सुनिएगा, थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट है तो थोड़ा सुनने में थोड़ा सा उबाऊ लगेगा, लेकिन सुनते रहिए। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में ही भारत शासन अधिनियम पारित किया था,
जिसे कांग्रेस ने अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशापूर्ण बतलाया था। इसके परिणाम स्वरूप 1921 में असहयोग आंदोलन भी हुआ था। 1919 का अधिनियम पारित करते समय यह घोषणा की गई थी कि इसके 10 वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा जो 1919 के सुधार कानूनों को समीक्षा करेगी। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इससे पहले 1927 में सर साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। आगे कहा जा रहा है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा उसके पश्चात लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इस श्वेत पत्र को संसद की एक संयुक्त पवर समिति की समीक्षा रखा गया। इस समिति में 11 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का अधिनियम पारित किया गया था। सुनते रहिए इसमें क्या क्या है। 1935 के अधिनियम का प्रमुख विशेषता, सबसे पहले इस अधिनियम में सबसे विशाल, विस्तृत एवं जटिल दस्तावेज था। इसमें 14 खंड थे, 10 अनुसूचियां थी। इसके कुल मिलाकर 451 धाराएं थी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। सुनिएगा जरा, समझिए कि आज का संविधान है ना, बस उसका ही थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट है, अभी पहले कम था, वही चीज़ है पूरा। अखिल भारतीय संघ, 1935 के अधिनियम का सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि पहली बार भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को लागू किया जाना था। सभी भारतीय प्रांतों व राज्यों का एक संघ बनाने का प्रस्ताव था। ब्रिटिश गवर्नरों, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को परिसंघ सम्मिलित होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों को संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। संघ की इकाइयों को अतिरिक्त मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। विवाद की स्थिति में निर्णय के लिए एक संघ न्यायालय की स्थापना का उपबंध भी था इसमें। अगला पॉइंट, केंद्र में शासन की व्यवस्था कैसे होगी। कहा जा रहा है आगे, अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन पद्धति की स्थापना और असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई, क्योंकि वे भारतीयों को किसी प्रकार के शक्ति नहीं देना चाहते थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र के विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब इसको समझिएगा जरा, यहाँ भी चाल चला है अपना अंग्रेज। आरक्षित विषय सुरक्षा से लेकर वैदेशिक मामला, धार्मिक विषय और आदिवासी क्षेत्र थे। इसका शासन गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल की सदस्य के परामर्श में करता था। इस विषय के लिए गवर्नर जनरल अधिक से अधिक 3 परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता था। कहने का मतलब, हस्तांतरित विषय समझिएगा, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शेष सभी विषय थे। मंत्रिपरिषद के परामर्श से गवर्नर जनरल इस विषय को प्रशासनिक व्यवस्था कर सकता था। मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद के निर्णय व सुझावों को मानने के लिए बाध्य न थे। आगे कहा जा रहा है, गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद के निर्णय व सुझाव को मानने के बाद न थे। गवर्नर जनरल के अपार शक्तियां प्रदान की गई थी। मतलब गवर्नर जनरल को समझिए कि शक्ति ही शक्ति दे दिया गया था। अतः वास्तविक शासन गवर्नर जनरल के हाथों में ही केंद्रित था। उसे अध्यादेश जारी करने तथा कानून बनाने का भी अधिकार प्राप्त था। शक्तियों का विभाजन समझिएगा जरा। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतीय सरकार के विषयों पर बंटवारा कैसे किया गया था, ये भी समझने वाला है। 3 सूची बनाया गया था। आज भी हम लोग का केंद्रीय सूची या संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय रखे गए थे। सभी विषय अखिल भारतीय हित में थे, जैसे सेना हो गया, मुद्रा, डाक और तार, विदेशी मामले, रेल, केंद्रीय सेवाएं आदि। इन पर केंद्रीय व्यवस्थापिका कानून बना सकती थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका कानून बनाता, ये केंद्र सरकार हो गया। आगे कहा जा रहा है, प्रांतीय सूची। इस सूची में 54 विषय थे, जैसे स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व आदि। इस विषयों पर प्रांतीय मंत्रिमंडल कानून बना सकते थे। समवर्ती सूची कह रहा है, इस सूची में 37 विषय रखे गए थे। इन विषयों पर केंद्र व प्रांत दोनों कानून बना सकते थे, परंतु केंद्र और विरोध होने पर केंद्र सरकार ही इस पर मान्यता देगी। आगे सुनिए, इसके बाद कह रहा है, अभिष्ट शक्तियां। गवर्नर जनरल को अभिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। उसका अधिकार था कि किसी भी सूची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है, उन विषयों पर केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका के रूप में कानून बनाने के लिए सौंप दे। प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतों का स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों को नवीन संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। प्रशासन का कार्य गवर्नर मंत्रिपरिषद का परामर्श करता था। मंत्रिपरिषद विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी था। गवर्नरों को इसकी शक्तियां दी गई कि स्वायत्तता नाम मात्र की रह गई। कहने का मतलब, शक्ति तो दिया गया लेकिन ऊपर वाला ही मेन था।
लेकिन फिर भी मिल चुका था। संघीय कार्यपालिका, इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल संघीय कार्यपालिका का प्रधान था। ये चीज समझिएगा जरा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल जो था ना, संघीय कार्यपालिका का प्रधान था। गवर्नर जनरल मंत्रिमंडल का गठन कर सकता था, जो कार्यपालिका कार्यों को उसके परामर्श दे सकती थी। गवर्नर जनरल के पास अनेक विशेषाधिकार भी, ये गलती लिखा गया है, विवेकाधिकार नहीं, विशेषाधिकार थी। आगे कहा जा रहा है केंद्रीय संघीय विधायिका गठन। संघीय विधायिका द्विसदनात्मक थी। उच्च सदन राज्य परिषद कहलाता था और निम्न सदन संघीय सभा कहलाता था। संघीय सभा में 375 सदस्य, जिसमें से 250 ब्रिटिश भारत के तथा 125 रियासत के प्रतिनिधि होते थे। प्रांतों के 250 सदस्यों में से 105 सदस्य सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से आते थे तथा शेष विभिन्न संप्रदायों और संगठनों से विभाजित किए गए थे। जैसे क्या क्या थे? सिख थे, ईसाई थे, मुस्लिम थे, यूरोपियन थे, व्यवसायी व उद्यमी, जमींदार, श्रमिक वर्ग और महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे। मुसलमानों को इसकी संख्या के आधार पर 86 स्थान दिए गए थे। आगे जो टॉपिक है, राज्य परिषद अर्थात उच्च सदन में 260 सदस्य थे, जिसमें से 104 का अर्थात 2/5 का चयन राज्य के शासक करते थे। 155 सदस्यों में से जो ब्रिटिश भारत के निर्धारित किए गए थे, 6 को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। शेष का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा किया जाता था। आगे कहता है संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्षों का था, किंतु गवर्नर जनरल उसे पहले भी भंग कर सकता था। राज्य परिषद अस्थायी सदन थी, वो कभी भी भंग नहीं होती थी। हर सदस्य 9 वर्ष के लिए चुना जाता था। 1/3 सदस्य हर 3 वर्ष के बाद रिटायर होता था। अभी 5-6 वर्ष का चलता है, 2-2 वर्ष पे चेंज होते रहता है। संघीय विधायिका को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार था। ठीक है, किसको? संघीय विधायिका को। किस पे? संघ सूची और समवर्ती सूची पर। दोनों सदनों के कार्यपालिका संबंधी शक्तियां समान नहीं थी। मंत्रिपरिषद केवल संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी था। दोनों सदनों के वित्तीय मामलों में शक्तियां बराबर थी, किंतु बजट पहल केवल संघीय सभा में ही पेश किया जाता था। आगे कहा जा रहा है कि संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 न्यायाधीश तक नियुक्त किए जा सकते थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा किया जाता था। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते थे। इन प्रांतों तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनने का भी अधिकार था। इस न्यायालय के निर्णय के विरोध में इंग्लैंड के काउंसिल में अपील की जा सकती थी। क्या बात है। आगे कहा जा रहा है भारतीय काउंसिल की समाप्ति। भारत में भारतीय काउंसिल के विरोध को देखते हुए भारतीय काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। उसका स्थान भारत सचिव के सलाहकारों ने ले लिया। भारत सचिव के सलाहकार समिति के अधिकतम 6 सदस्य हो सकते थे। क्या क्या नियम बना था वो मैं बता रहा हूँ। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन करिए। ब्रिटिश सरकार ने यह अधिनियम भारतीयों को बढ़ते असंतोष को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। इस अधिनियम ने भारतीयों के अनेक सुविधा प्रदान की गई थी। निसंदेह अधिनियम 1919 के अधिनियम की तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर थी। ये तो सही बात है, आज हमारा देश भी इस पर चल रहा है। अधिनियम के गुण। पहला है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। चुनावों के प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू करने के लिए भारतीय लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी, दोषपूर्ण होने के कारण इसको भारतीयों ने घोर विरोध किया था। 1935 के अधिनियम में इसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा पॉइंट में कहा जा रहा है आपको कि विधायिकाओं में सदस्यों की वृद्धि। 1935 के अधिनियम के द्वारा विधायिका के सदस्यों में वृद्धि की गई। संघीय विधायिका द्विसदनात्मक थी। संघीय सभा में 375 सदस्य तथा राज्य परिषद में 260 सदस्य। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को संयुक्त उत्तरदायित्व के रूप में मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिल गया था। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि। 1935 के अधिनियम के द्वारा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि करके अधिक से अधिक भारतीयों को संवैधानिक प्रक्रिया यानी चुनाव में भाग लेने का अवसर दिया गया। अच्छा, इसका दोष भी जानना बहुत जरूरी है। पहला कथा 1935 के अधिनियम के उपयुक्त दोष थे, किंतु इसके गुणों की अपेक्षा कहीं अधिक दोष थे। जितना गुण है उससे ज़्यादा दोष था। क्या क्या दोष था भाई? भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। औपनिवेशिक स्वराज भी प्रदान नहीं किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख दोष इस प्रकार थे। पढ़ना शुरू करते हैं।
सबसे पहला दोष यह था कि भारतीयों को अपनी बेसिक स्वराज प्रदान नहीं किया गया। भारतीय काफ़ी समय से अपनी बेसिक स्वराज मांग करते रहे, किंतु 1935 के अधिनियम के द्वारा भी इसको ये चीज़ ना मिला। इससे भारतीय निराश थे। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी, जो पूरी तरह असफल रही थी। भारतीय के विरोध के बावजूद 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था को केंद्र में लागू कर दिया गया। इससे स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को किसी प्रकार के सुविधा देने के पक्ष में नहीं थी। द्वैध शासन मतलब एक तो वहाँ से चलता रहेगा, कहाँ से? ब्रिटेन के सांसद से। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारतीय सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विरोध करते थे, उसे समाप्त किए जाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे सांप्रदायिक भावनाएं आहत होती थी। अंग्रेजों की नीति फूट डालो नीति करो शासन का ये काम था, अतः उन्होंने यह समाप्त नहीं किया। इस अधिनियम का आलोचना करते हुए अफजल उल हक ने क्या कहा था पता है? यह 1935 का अधिनियम न हिंदू राज था न मुसलमान राज था, यह केवल अंग्रेजी राज था। सोच दीजिए क्या क्या लोगों ने इसका विरोध करके कहा। देसी रियासत को महत्व, 1935 के अधिनियम के द्वारा देसी रियासत को विधायिका के अधिक स्थान दिए गए। उसके व्यवस्थापिका सभा में अधिक स्थान देकर उनके महत्व को बढ़ा दिया गया। रियासतों के प्रतिनिधि भी राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। रियासतों की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी नहीं था। कितना गंदा बात था, सोच के देखिए। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि की गई थी। इस प्रकार भारतीय प्रशासन पर इंग्लैंड के पूर्ण नियंत्रण रखा गया था। सरकार के समस्त उच्च पदों पर अंग्रेज के नियुक्त किए गए थे और भारतीय सचिव के प्रति उत्तरदायी कर दिया गया था। मतलब ऊंचा पद पे कौन रहेगा? तो सारा भारतीय, मतलब अंग्रेजी। पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को विशेष रूप से क्या कहा था, सुनिए। यह अधिनियम एक ऐसा मोटर के समान है जिसमें अवरोध तो सब उपस्थित है, किंतु इंजन है ही नहीं। क्या बात है, ये लाइन ठीक लगा सुन के, इंजन ही गायब है। आगे सुनते रहिए। जनतांत्रिक शासन पद्धति की उपेक्षा हो गया। इस अधिनियम के द्वारा जनतांत्रिक शक्तियों का उपेक्षा की गई। विश्व के प्रत्येक संघ में निचले सदन में सदस्य जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, किंतु इस अधिनियम द्वारा निचले सदन में अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति अपनाई गई थी। सीमित मताधिकार रखा गया था। मत देने की योग्यता का अधिकार संपत्ति को रखा गया था, किसके पास कितना संपत्ति उस आधार पर मत दिया जाएगा। सोच के देखिए। गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इस अधिनियम द्वारा निचले सदन को अधिकार नहीं दिए गए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने आलोचना करते हुए क्या कहा, सुनिए। नया अधिकार हम पर थोपा गया है। बाहर से यह जनतांत्रिक शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, किंतु भीतर से पूर्णतया खोखला है। सभी लोग ने अपनी अपनी एक कोटेशन दिया है। आगे कहा जा रहा है कि संघीय न्यायालय के सीमित अधिकार, जैसे संघ सरकार था ना, तो संघीय शासन प्रणाली में संघीय न्यायालय के अधिक शक्तियां दी जाती है, किंतु 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय के अधिकार सीमित कर दिया गया। इसके न्याय की सर्वोच्च संस्था संघीय न्यायालय न होकर ब्रिटेन की संसद को रखा गया था। बताइए। अगर था प्रांतीय शासन में दोष था। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई थी, किंतु गवर्नरों को अत्यधिक अधिकार दिए जाने के कारण इसका महत्व भी समाप्त हो गया था। अब बात को समझिए। गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर को ज़्यादा पावर दिया गया, यानी कि जितना भी स्थानीय सरकार था, स्थानीय सरकार को गवर्नर एक तरह से चला रहा है। और केंद्र सरकार में कहाँ पे? ब्रिटेन से चलाया जा रहा है। मतलब पूरे भारत को बांध के रखने का प्रयत्न था। क्या दिमाग था अंग्रेजों का। 1935 के अधिनियम की कटु आलोचना करते हुए जिन्ना ने क्या कहा पता है? मोहम्मद जिन्ना ने 1935 का अधिनियम पूर्णतया सड़ा हुआ, मौलिक रूप से खराब तथा पूर्णतया अस्वीकारनीय है। आगे सुनिएगा। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं। अगस्त 1942 को भारत में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। कहता है इसके प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला कारण में पढ़ेंगे। सबसे पहला बहुत बेहतरीन कारण है, इसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्रिप्स मिशन का असफलता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स को भारत में समस्या सुलझाने के उद्देश्य से नहीं भेजा था। क्रिप्स मिशन असफल हो चुका था, उसे वापस इंग्लैंड बुलाया गया था। इससे भारतीयों को स्पष्ट हो गया था कि क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार की एक चाल थी, जिसको भारतीयों को भ्रमित करके युद्ध में सहयोग लेना चाहती थी। ये द्वितीय, समझ रहे, कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है। भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहता था। आगे कहा जा रहा है कि जापान क्या कर रहा है? जापानी आक्रमण भय। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना रंगून तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों को लगातार पराजय हो रही थी। भारतीयों को भय हो चुका था कि जापान ऐसा न हो कि भारत पर पहुंच जाए। जापान की किसी भी समय आक्रमण कर सकता था। उन्होंने यह भी विश्वास हो गया था कि अंग्रेज भारत की सुरक्षा नहीं कर सकते। जापान की दुश्मन इंग्लैंड से है,
भारत की सुरक्षा तभी हो सकती है जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए। शोषण तथा अत्याचार, ब्रिटिश सरकार एक और मिशन भेजकर भारतीयों को असंतुष्ट करने का प्रयास करते थे, दूसरी ओर उनके अत्याचार और शोषण बढ़ते जा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बहुत वस्तुओं के मूल्य में भारी बढ़ोतरी हो गई थी, रेट में आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। पूर्वी बंगाल भय या आतंक का शासन था, कारण जनता में गहरा असंतोष था। मतलब उस तरफ से कभी भी रंगून समझ रहे, म्यांमार से कभी भी आक्रमण हो सकता था, वहां तक आ चुका था जापान। आगे कहा जा रहा है गांधी जी का अहिंसक संघर्ष का दृढ़ निश्चय। गांधी जी इस समय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि ब्रिटिश साम्राज्य की तुरंत अंत होना आवश्यक है। कहा जा रहा है उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी कि कांग्रेस ने उनका संघर्ष का प्रस्ताव स्वीकार किया तो स्वयं आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। गांधी जी ने ब्रिटेन के अधिकारों को अनुरोध किया, मतलब नागरिकों को अनुरोध किया कि वह मेरी अपील का समर्थन करे कि अंग्रेज एशिया अफ्रीका के हर हिस्से से इसी क्षण हट जाए। इस प्रकार भारत में एक नए तथा महान आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गया। इसी को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आप सुनते रहिए, भारत छोड़ो आंदोलन को अच्छे से आप समझिए। जुलाई 1942 वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। वर्धा में इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया भारत में ब्रिटिश शासन का अंत शीघ्र होना चाहिए। वर्धा में हुए समिति की बैठक की सिफारिश पर 7 और 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया भारत में ब्रिटिश सत्ता तुरंत अंत होनी चाहिए। अतः भारत एक मिनट, यह भारत और मित्र देशों की सफलता के आवश्यक है। इस प्रस्ताव से घोषित किया गया था कि वह भारत में ब्रिटिश शासन की तत्कालिक समाप्ति और भारत में स्वतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरूरी हो गई है। आगे सुनिए क्या क्या हुआ। और कहा जा रहा है इस शासन के जारी रहने पर भारत के निरंतर पतन हो रहा है और अपनी रक्षा के लिए कमजोर होता जा रहा है। फांसीवाद के विरुद्ध सफलता का पुराने उद्देश्यों, नीति और उपायों के चिपके रहने से नहीं हो सकती है। भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों के आंका जा सकता है। इस लंबे प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य को समाप्त करके भारत को स्वतंत्र कर देने की आवश्यकता है पर बल दिया गया। इस प्रस्ताव में स्वतंत्रता पश्चात भावी योजनाओं की भी घोषणा की गई। कांग्रेस कार्य समिति में गांधी जी का आंदोलन कमान सौंपा। आगे सुनते रहिए। गांधी जी ने अपनी भाषण में कहा, इस क्षण से तुम में से प्रत्येक को अपने स्वतंत्र पुरुष और स्त्री समझना चाहिए और ऐसे आचरण करना चाहिए मानो स्वतंत्र हो। मैं पूरी स्वतंत्रता से कम किसी चीज को संतुष्ट नहीं कर सकता। मतलब पूरी स्वतंत्रता चाहिए हमें। हम करेंगे अथवा मरेंगे, मतलब हम करेंगे या मरेंगे। या तो हम भारत को स्वतंत्रता करा के रहेंगे या उसके लिए अपने प्रयत्न को प्राण दे देंगे। प्रयत्न करते करते क्या बात है। कहता है आंदोलन का प्रारंभ। आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने पूरे देश को करो या मरो का संदेश दे दिया। उन्होंने कहा, एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और अपनी सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वह मंत्र है करो या मरो। यह तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का अस्थायित्व देखने के लिए हमें जिंदा नहीं रहेंगे। क्या बात है। देश में शरीर में जोश भर रहा है। 7 अगस्त 1942 को अपनी कार्य निर्देश गांधी जी ने कार्य समिति को दिए। कांग्रेस द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। सरकार ने कठोर कार्रवाई आरंभ कर दिया। सरकार ने 9 अगस्त को प्रातः महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों को बंदी बना लिया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया और इसके कार्यालयों पर अधिकार कर लिया। कांग्रेस की संपत्ति जब्त कर ली गई। प्रदर्शनों एवं सभाओं को प्रतिबंध लगाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के अहिंसक स्वरूप के बावजूद हजारों कार्यकर्ताओं को बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया। नेताओं के बंदी बनाए जाने के कारण आंदोलनकारी नेताओं नेतृत्व विहीन हो गए। समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। सफलतापूर्वक अनेक पत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रथम चरण में यह अत्यंत एवं व्यापक और हिंसात्मक रहा। बड़े शहरों को केंद्र रहा। 9 से 14 अगस्त तक बम्बई आंदोलन मुख्य केंद्र रहा। कलकत्ता 10 से 14 अगस्त तक हड़तालें हुई। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद, इलाहाबाद आदि स्थानों पर हड़तालें प्रदर्शन हुई। 11 से देश भर में हड़तालें, प्रदर्शन, धरनाओं एवं विरोध प्रदर्शनों का तांता लग गया। सरकार तुरंत आंदोलन को कुचल देना चाहती थी। ब्रिटिश पुलिस ने गोली और लाठी खुलकर प्रयोग करने लगा। लोगों को निर्दयपूर्वक पीटा गया। बूटों द्वारा ठोकरें लगाई गई और तथा तरीकों से उन्हें उत्पीड़न अपमानित किया गया। देश के बड़े भाग में हिंसात्मक दंगे हुए। इस आंदोलन में कम्युनिस्ट ने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखने वाली बात है। आगे कहा जा रहा है
जनता ने रेल, तार, डाकघर, पुलिस प्रशासन और सरकारी संपत्ति विशेष रूप से हिंसात्मक कार्रवाई का लक्ष्य बनाया गया। पुलिस स्थानों, रेलवे स्टेशनों, गोदामों लूटा व जलाया गया। अनेक स्थानों पर रेल की पटरियों को उखाड़ रेलवे को यातायात बंद कर दिया गया। रेलवे के सबसे बड़ी हानि बिहार में हुई थी। सैकड़ों स्थानों पर टेलीफोन तथा टेलीग्राम के तार काट डाले गए। व्यापक हड़तालें, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने धरना देने महत्वपूर्ण किया। अलीगढ़ को छोड़कर ढाका से दिल्ली और लाहौर, मद्रास तक शिक्षा संस्थाएं और विश्वविद्यालय खाली हो गए। बनारस विश्वविद्यालय को ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन प्रारंभ होते ही अधिकार में कर लिया था। ये देख लीजिए सीन किस तरीका का था। पूरे इंडिया में ये लहर फैल चुका था। सुनते रहिए ना, अभी मजा आ जाएगा आपको। बिहार हो गया, मिदनापुर, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र इन आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों के साथ सरकारी इमारतों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों आक्रमण किए। उत्तरी और केंद्रीय बाजार के सभी 10 जिलों में 30% अधिक थानों पर कुछ समय तक जनता का अधिकार बना रहा। इन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर ली गई। विप्लव को दबाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें 1500 से अधिक व्यक्ति मारे भी गए। बलिया के सभी 10 थानों में जनता का अधिकार हो गया। आगे कहता है, एक सेकेंड, चित्तू पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार कायम हो गया। आगे सुनते रहिए, अभी कहानी पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ आज। ब्रिटिश सरकार ने विप्लव को कुचलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सरकार के पाशविक दमन के परिणाम स्वरूप 6-7 सप्ताहों के भीतर जन आंदोलन धीमा पड़ गया। इस समय आंदोलनकारियों का पथ प्रदर्शन के लिए कई नेता भूमिगत हुए। भूमिगत आंदोलन के प्रमुख नेता जैसे राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा असफ अली थे, सुचिता कृपलानी, आरपी गोयनका, बीजू पटनायक तथा जयप्रकाश नारायण, ये सभी छुप छुप के आंदोलन करते थे। भूमिगत आंदोलन मुंबई, पूना, सतारा, गुजरात के कई भागों, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार और दिल्ली में सक्रिय रहा। भूमिगत आंदोलनकारियों ने संचार व्यवस्था तथा परिवहन के अस्त व्यस्त करके कार्य किया। समाचार पत्रों के प्रतिबंध लगाए गए थे, अतः समाचारों को प्रकाशित करने के लिए गुप्त रेडियो प्रसारण मद्रास तक सुनाया जा सकता था। कांग्रेस के गुप्त रेडियो, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा ऊपर करता हूँ। ये रेडियो से नवंबर 1942 तक प्रसारण होता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन था, परंतु मुस्लिम लीग को छोड़कर अन्य सभी दलों ने इसमें कोई रुकावट नहीं डाली। राम मनोहर लोहिया यही थे, देख लीजिए इनको। थोड़ा और बचा है, सुनते रहिए। गांधी जी ने आंदोलन हिंसात्मक होने का पाश्चात्य करने के उद्देश्य से 10 फरवरी 1943 ईस्वी से 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया। मुस्लिम लीग के अतिरिक्त सभी दलों ने सरकार से गांधी जी की रिहाई की मांग की, किंतु सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में सरकार ने गांधी जी को मई 1944 में उनकी अस्वस्थ देखते हुए छोड़ दिया। गांधी जी ने तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए आंदोलन समाप्त कर दिया। बहुत खतरनाक आंदोलन हो चुका था, इसीलिए। अगर आंदोलन का महत्व एवं परिणाम क्या हुआ। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु इस महान आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार का यह समझा दिया था कि भारत स्वतंत्रता की मांग लंबे समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस आंदोलन को कांग्रेस के प्रति जनता के अगाध श्रद्धा को स्पष्ट कर दिया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या इस आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्या लिखा। यह अगस्त क्रांति निरंकुशता और अत्याचार के विरुद्ध जनता का विद्रोह था। इसका तुलना फ्रांस के बास्टिल के पतन तथा रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। यह जनता के उत्पन्न एक नवीन विश्वास के घोतक थी। परिणाम क्या हुआ उसको समझ लीजिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के फलस्वरूप ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों को गहरी चोट पहुंची थी। दूसरा कारण क्या हुआ। 1942 के आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता के जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अब अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया था कि भारत में उनकी सत्ता अब नहीं चल पाएगी। इस आंदोलन में भाग लेने वाले हजारों आंदोलनकारियों को ब्रिटिश सरकार दमन का शिकार होना पड़ा। हजारों लोग बंदी बना लिए गए। सरकार आंकड़ों के अनुसार 1942 के अंत तक 580 बार फायरिंग की गई थी, जिसमें 940 मारे गए थे और 1640 घायल हुए थे, किंतु जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कम से कम 10,000 व्यक्ति मारे गए थे। आगे कहा जा रहा है, इस आंदोलन ने जनता में अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न की। बिपिन चंद्र लिखते हैं, आज़ादी की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की पहली मांग थी। भारत छोड़ो के बाद पीछे नहीं मुड़ा जा सकता था। ब्रिटिश सरकार से भी बातचीत होनी थी, उसमें सत्ता के हस्तांतरण का सवाल आना ही था। इस सवाल पर कोई मोल भाव नहीं किया जा सकता था, जैसा कि युद्ध के बाद स्पष्ट हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन एक सफल जन आंदोलन था, आम जनता का आंदोलन था। किसान, मजदूर, जमींदार, युवा, महिला सभी ने भाग लिया था। कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब आपसे मांग रहे हैं, बताइए जरा। शायद कम क्वेश्चन है, लेकिन जवाब दीजिए।
पहला भारत छोड़ो ऐतिहासिक प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है ऐतिहासिक प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? तो आप कहेंगे बंबई में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो आप कहेंगे ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति अवश्य हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण गांधी जी को कब बंदी बनाया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका 9 अगस्त को। यहाँ पे चैप्टर दोस्त कंप्लीट होता है। बस इस चैप्टर का सारांश बचा है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगा, उसे लेकर ही क्लास को एंड कीजिएगा। गांधी जी के भारतीय राजनीति के पदार्पण के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवादी का बीजारोपण हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन पहले पहले केवल कुछ मध्यवर्गीय शिक्षित जनों तक ही सीमित था। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सार्वजनिक हो गया। असहयोग आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया था कि अब अत्याचार सहना नहीं है। असहयोग आंदोलन हिंसात्मक चौरा-चौरी कांड के कारण स्थगित हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में असंतुष्ट होकर श्री चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया था। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया था। पूरे भारत में इसका घोर विरोध हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और 1934 से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार ने 1935 का भारतीय अधिनियम पारित किया, जिसमें विशाल एवं जटिल दस्तावेज है। अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को विश्वास दिला दिया कि भारत से अब वो जाना पड़ेगा और भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्त बड़ी खुशी हो रही है आप मुझे कि ये चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। विप्लव मतलब आंदोलन होता है, द्वैध मतलब दोहरा होता है, विधिभंजक मतलब कानून तोड़ने वाला होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लेकर आएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, उससे पहले ये सारी चीज़ अच्छे से देख लीजिए। नया चैप्टर ये आएगा आपको क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज, सांप्रदायिक राजनीति एवं भारत का विभाजन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, रियासतों का विलयीकरण और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। इसके बाद भी एक चैप्टर आएगा, यानी 4 और 5। उसके बाद हम लोग पूरा 1950 तक कवर कर लेंगे और तब जाके हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट्स प्यारा सा लिखिए, मुझे अच्छा लगे। कमेंट्स वगैरह करते हैं आप लोग तो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।